अब आप ऐसे मुझे क्यों देख रहे हैं? मैंने क्या किया है? वैसे भी आपसे ज्यादा डरावनी दुनिया में कोई नहीं हो सकता। आपकी आंखें ही इतनी ज्यादा डरावनी है। मतलब सच में ऐसे आंखें होती है क्या? किसी की अब जाइए जाकर प्रेस हो जाए। आंटी ने खाना बना रखा है आपके लिए। कहते हुए वह छोटे बच्चों की तरह मुंह बनाते हुए उसे देखने लगती है। और वही उसके ऐसे देखने से और उसे कैसे चेहरे को देखकर गुरु उसके पास आ जाता है। दुआ को समझ पाते उससे पहले ही गुरु उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे दुआ अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर लेती हैं। उसकी नजरें साइड में चली जाती है तो बहुत सारे सर्वेंट कहाँ पर काम कर रहे थे, वह सभी अपना सर झुकाकर वहां से चले जाते हैं। और वही उनका ऐसे जाते हुए देखकर दुआ का चेहरा पूरी तरह से शर्म से लाल लाल होने लगता है। वह अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके छोटे बच्चों की तरह मुंह बनाते हुए, यह सब क्या है? आप पागल हो गए हो क्या? यहाँ पर इतने सारे लोग कि क्या सोचेंगे? वह हमारे बारे में अपने थोड़ी भी शर्म नहीं है क्या? कहते कहते वह अपने लाल हुए चेहरे को अपने दोनों हाथों में पकड़कर अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके मुंह बनाने लगती है। और वही उसके नाराज भरे चेहरे को देखकर गुरु उसके दोनों हाथों को पकड़कर उसकी पीठ से लगाकर उसकी नीली नीली आंखों में देखकर बड़ी प्यार भरी मुस्कुराहट लिए। देख लेगा तुम, ऐसा लगता है। अगर देखना होता तो यहाँ पर हर कोई खड़ा होता। ऐसे सर झुकाकर कोई चाहत नहीं। और वैसे भी तुम मेरी बीवी हो, गुरु राणा की बीवी पर कोई भी नजर नहीं रख सकता। तुम अगर ऐसे ही सोचती रहोगी तो तुम्हें यही लगेगा कि हर कोई तुम्हें देख रहा है। वैसे भी मेरे होते हुए कोई और तुम्हें कैसे देख सकता है चेरी? कहते कहते वह अपनी आंखों में एक अलग सा जुनून लिए बड़ी अजीब तरह से उसे देखने लगता है। वही उसकी बात को सुनकर दुआ बस उसे देखने लगती है। उसकी आंखों को देखकर उसे बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है। उसकी दिल की धड़कन बढ़ने लगती है, जो बस उसे ऐसे देख रही थी। फिर जैसे तैसे करके अपने सलाइवा को अपने गले के नीचे करके वह गहरी सांस लेकर, आप ना ऐसे देखा मत करो, मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है। वैसे भी आप नॉर्मली अच्छे लगते हो। अब जाकर फ्रेश हो जाइए, तब तक मैं आपके लिए को कहकर खाने को डाइनिंग टेबल पर खाना रखने के लिए कहती हूँ, क्योंकि आपने तो कुछ खाया नहीं होगा। कहते कहते वह अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देखने लगते हैं। और वही उसके ऐसी बातों को सुनकर गुरु बस मुस्कुराकर उसके बालों को सहलाते हुए वहां से चला जाता है। और वही दुआ उसे जाते हुए देखकर अपने सीने पर हाथ रखकर खुद से ही, सच में मेरा पति तो बहुत ज्यादा डेंजरस है। समझ नहीं आ रहा है, ऐसा कोई किसी को देखा है क्या? पता नहीं इतने दिनों से मैं कैसे उनके साथ रही, और अब तो मुझे और भी ज्यादा डर लगता है। खास करके उनकी आंखें, मतलब भगवान ने सब कुछ नहीं दिया है। और खास करके यह खतरनाक आंखें इसे सहने वाली तो दे देते। इन्हें देखकर मुझे बहुत डर लगता है। जब भी देखे तब ऐसा लगता है कि अब तुम्हें चली गई, ऐसा लगता है जैसे यह सब कुछ मेरे आंखों से ही पड़ रहे हैं, मेरे अंदर तक झांक रहे हैं। दिल इतना धक धक करता है ना कि बात भी नहीं सकती। कहते हुए वह होठों का पाउंड बनाकर एक गहरी सांस लेकर अपना सर हिला देती हैं और वहां से किचन की तरफ चली जाती है। किचन में आकर वह एक सर्वेंट को खाने को डाइनिंग टेबल पर रखने के लिए कह देती है, क्योंकि वह जानती थी अगर उसने कुछ काम किया तो गुरु से बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। और वह इसी वजह से सभी को बता रही थी। और सभी मुस्कुराते हुए दुआ की हर एक बात मानते हैं, क्योंकि दुआ इतनी प्यारी थी। उसे बिल्कुल भी घमंड नहीं था। अपनी पोजीशन का वह बिल्कुल भी घमंड नहीं करती थी। खुद पर सभी से उनके जैसे ही बिहेवियर करती थी, जैसे वह उनमें से ही एक है। और यही चीज दुआ को बहुत अलग बनाती है। सारे सर्वेंट दुआ की रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि दुआ हमेशा ही उनसे प्यार से बात करती है। दुआ उन सभी को बात कर मुस्कुराते हुए वहां से सोफे पर बैठ जाती हैं और गुरु के आने का इंतजार करने लगते हैं। गुरु कमरे में फ्रेश हो रहा था।
फ्रेश होकर वह जब नीचे आता है तब अपनी बीवी को देखा है जो बैठी बैठी अपनी उंगलियों से खेल रही थी। वह उसके पास आकर अपना सर हिला देता है, पीछे से बाहों में भरकर उसके बालों को उसके एक साइड करके उसके कानों में अपनी गर्म सांस छोड़ते हुए, क्या मेरी चेरी तुमने खाना खा लिया? गुरु के सवाल पर दुआ जो अपनी उंगलियों से खेल रही थी, वह उसकी बात को सुनकर उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए, थोड़ा सा ही खा लिया। वह आप नहीं थे तो भूख भी नहीं थी, सोचा आपके साथ ही खा लूं। कहते हुए को अपने होठों पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट लिए उसे देखने लगती है, जिससे गुरु अपना सर हिलाकर उसे अपनी गोद में उठा लेता है और अपने साथ डाइनिंग टेबल की तरफ ले जाने लगता है। डाइनिंग टेबल पर आकर उसे अपनी साइड वाली चेयर पर बैठकर खुद भी बैठ जाता है। खाना सर्व किया हुआ था तो वो अपने हाथों से ही दुआ को खाना खिलाने लगता है। दुआ भी एक छोटे बच्चों की तरह उसके हाथों से खाना खाने लगते हैं। फिर को सोचकर वह भी उसे खाना खिलाने लगते हैं, जिससे गुरु उसे देखकर मुस्कुरा देता है। दोनों एक दूसरे को खाना खिलाने के बाद सोफे पर आकर बैठ जाते हैं। दुआ गुरु की तरफ देखते हैं, जो सामने मूवी देख रहा था। दुआ गुरु का हाथ पकड़कर अपनी नीली आंखें बड़ी बड़ी करके, हम घर कब जाएंगे? मुझे यहाँ अकेला लेकर बहुत ज्यादा बोरिंग महसूस हो रहा है। मुझे दादी से मिलना है, माँ भी होगी, उन्हें भी मेरी बहुत ज्यादा फिक्र होगी, और कृषि उसे तो सबसे ज्यादा। हम कब उनसे मिलने वाले हैं? आप तो चले जाते हो बाहर, मुझे बहुत बोरिंग महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे ही चार दीवारी मेरे दोस्त है और मैं यहाँ पर बैठे उनसे बातें कर रही हूँ। यहाँ तक कि आपकी डर की वजह से कोई सर्वेंट तक मुझसे बात नहीं करता। कहते हुए वह रोने वाली शक्ल बनाकर उसे देखने लगती है। वही उसकी पूरी बात और उसके गुस्से को देखकर गुरु उसके बालों को सहलाकर उसकी आंखों में देखते हुए, चेरी बस कुछ वक्त की बात है, उसके बाद तुम्हें घर जाना ही है, और मैं भी तो हूँ तुम्हारे साथ। यह बात अलग है कि मुझे कभी कभी कम होता है, पर मैं अपने चेरी के लिए हमेशा ही फ्री हूँ। और फैमिली की बात है तो वह सभी है, उन सभी के पास मैं तुम्हें वक्त आने पर पहले ही जाऊंगा। कहते कहते वह मुस्कुरा देता है। वही उसकी मुस्कुराहट देखकर दुआ को बहुत ज्यादा अजीब लगता है। वह कुछ नहीं कहती है। वह मुंह फुलाकर सामने देखते हैं, और वही उसके फूले हुए मुंह को देखकर गुरु के होठों पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। वह उसके बालों को सहलाने लगता है। दुआ सामने देखती है, फिर अपनी आंखें बंद कर लेती है। गुरु जिस तरह से उसके बालों अपनी उंगलियों से सहला रहा था, वह बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था। वह अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लेती है, और वही गुरु उसके बालों को सहलाने लगता है। वह दुआ के सुकून भरे चेहरे को देखकर मुस्कुरा देता है। तभी उसका मोबाइल वाइब्रेट करने लगता है, तो वह अपने मोबाइल को देखते हैं, तो वहां पर भूरा का नाम था, जिसे देखकर वह गहरी सांस लेकर कॉल को अटेंड करता है। भूरा कुछ कहता है तो गुरु का चेहरा पूरी तरह से ठंड पड़ जाता है, जिसकी वजह से समाने ने जो सर्वेंट थी वो काम कर रही थी, वह उसका चेहरा पूरी तरह से ठंडे पसीने में भीग जाता है। दुआ ने तो अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसने तो गुरु का चेहरा नहीं देखा था, पर सर्वेंट ने जैसे ही उसका चेहरा देखती है तो उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। वह जल्दी से वहां से चली जाती है, और वही गुरु अपनी नजरें तिरछी करके अपनी चेरी को देखा है, और फिर एक अपनी आंखें बंद करके HMMMM कहकर कॉल को कट करके दुआ के बालों को सहलाने लगता है। वही दुआ सबसे अनजान, वह तो यह स्पेशल ट्रीटमेंट को एंजॉय करने लगती है। वही राणा पैलेस के अंदर कल्याणी सोफे पर बैठी हुई थी। चेहरे पर परेशानी थी, और नीलिमा वहां पर आकर कल्याणी जी के साइड में बैठकर उनके हाथों पर अपना हाथ रखकर, माँ शांत हो जाइए, कितना ज्यादा परेशान होती जा रही है। वैसे भी तरुण बाहर है, अभिजीत रैली में गया है, और गुरु के बारे में तो जानते हैं,
वह बेंगलुरु में है पर समझ नहीं आ रहा है दुआ के बारे में मैं बुरा से बात की थी। उसने कहा था कि वह बहुत जल्द दुआ को ढूंढ लेगा। और साधु से भी बात की थी पर वह पापा के काम बिजी हो चुका है। कहते खते हुए गहरी सांस लेती है। उसके चेहरे पर एक उदासी थी और वही उसके चेहरे की उदासी को देखकर कल्याणी नीलिमा के कंधे पर हाथ रखकर, मुझे पता है बच्चा तुम्हें बहुत ज्यादा फिक्र हो रही है, पर तुम बोलो मत गुरु है। वह उसकी चेरी है, तुम्हें पता है ना गुरु के लिए दुआ क्या है। वह जरूर उसे ढूंढ भी लगा। घायल शेर को कभी भी कमजोर समझने की गलती मत करना। गुरु चाहे इस वक्त घायल हो, पर वह कमजोर बिल्कुल भी नहीं है। कुछ वक्त के बाद ठीक हो जाएगा, ऐसा मेरा दिल कह रहा। पर राणा जी की हालत देखकर पता नहीं क्यों दिल घबराता है। अगर इस वक्त गुरु इस घर में होता तो मैं सुकून से रहती सी, क्योंकि मुझे पता था मेरा बच्चा कभी भी कुछ भी करके राणा जी को बचाकर ही रहेगा। पर अब तरुण और अभिजीत दोनों कहाँ संभाल लेंगे। दोनों के दोनों कहीं गायब से हो चुके हैं। ना तरुण घर पर वक्त पर आता है ना। कहते कहते कल्याणी के चेहरे पर एक उदासी थी और वही उनके चेहरे की उदासी को देखकर नीलिमा उनके कंधे पर हाथ रखकर, मां शांत हो जाइए, अब ज्यादा सोचिए मत। इस वक्त पूरे परिवार को आपकी जरूरत है। पापा की हालत पता है ना कैसी है, एक बार वह ठीक हो जाने दो, उसके बाद आप देख लेना सब कुछ सही हो जाएगा। कहते कहते वह कल्याणी के कंधे पर हाथ रख लेती है। तब तक वहां पर आ जाती है कादम्बरी। वह उन दोनों को देखकर अपने होठों पर एक मुस्कुराहट लिए अपने मन में, हाँ सब कुछ तो ठीक हो ही जाएगा, बस एक बार ऊपर जो, उसके बाद तुम सभी की परेशानियां, आपका अंत आ ही जाएगा। कैसे सुकून से देख सकती हूँ तुम लोगों को, अब आएगा मजा जब तुमसे तुम्हारा सुकून ही दूर हो जाएगा। बड़े आए मुझे मेरी खुशियों से दूर करने वाले। अब क्या होगा जब सबकी मौत तुम्हारी आंखों के सामने होगी और तुम दोनों कुछ नहीं कर पाओगी। और मेरी प्यारी सी भाभी तुम तो देख लेना तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। पहले वाली तो ऊपर चली गई और तुम आ गई उसकी जगह देना। पहले वाली ऊपर पहुंचने में एक लगी मजा आया था। बहुत ज्यादा चालाक और बहुत ज्यादा दिमाग से काम करती थी और यही चीज उसे अपनी मौत की तरफ ले आई थी। पर तुम्हें कैसी मौत मिलेगी? कहते हुए कादम्बरी के होठों पर एक खतरनाक मुस्कुराहट आ जाते हैं। वह अपने चेहरे पर अजब सिंह एक्सप्रेशन को दूर करके अपनी होठों पर मासूमियत और उदास के लिए कल्याणी की दूसरी साइड बैठ जाते हैं। वह कल्याणी की तरफ देखकर अपनी परेशानी भरी आवाज में, माँ आखिर ये सब हो जा रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। भाई भी वक्त पर घर नहीं आते हैं, तरुण का तो कुछ पता ही नहीं है, और गुरु वह बेंगलुरु में है, पता नहीं कहाँ पर है। हालत कैसी है, और ऊपर से बहू मेरी प्यारी सी दुआ भी गायब हो चुकी है। समझ नहीं आ रहा है आखिर हो क्या रहा है। हमारे घर में किसकी बुरी नजर लग गई? हमारे घर पर सब कुछ तो सही था, एक अच्छी फैमिली थी, हमने तो किसी का बुरा तक नहीं किया, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? माँ आप तो कहती थी ना कि अगर हम किसी का बुरा नहीं करते तो भगवान भी हमारा साथ देता है, तो कहाँ पर है हमारा भगवान? क्यों उसे दिख नहीं रहा है? क्या कितने परेशानी में है हम सब? कहते कहते कादम्बरी के आंखों से नकली आंसू आने लगते हैं। वही कादम्बरी के आंखों पर आंसुओं को कल्याणी असली समझ बैठी है। वह उसके कंधे पर हाथ रख कर बड़े प्यार से समझाते हुए, बेटा सब कुछ एक वक्त के हिसाब से होता है, हम हर वक्त मीठा खाना खा नहीं सकते हैं, डायबिटीज हो जाता है, तीखा भी खाना जरूरी है, ऐसी ही जिंदगी में है, पर वह वक्त के हिसाब से मिलती भी है। और भगवान की बात कर रही हूं तो वह जरूर कुछ ना कुछ सोच कर ही यह सब कर रहे होंगे। भगवान जो भी करता है उसके पीछे की वजह होती है, उसे वजह को हम कभी समझ ही नहीं पाते और हमेशा भगवान को कोसने लगते हैं। मैंने कहा था ना तुम्हें। यह सुनकर कादम्बरी अपना सर हिलाकर अपने मन में, इनका तो हर वक्त भगवान पुराण शुरू हो जाता है। अगर इतना ही उनका भगवान अच्छा था तो फिर यह सब क्यों हो रहा है?
यहाँ पर भगवान नहीं, यहाँ पर चालाकियां चलती हैं। पर यह इन्हें कैसे कोई बता सकता है? बेटे को तो गवा दिया और अब पौधे को भी मारते हुए देखने वाली है। चलो उनके बीच रहूंगी तो सर दर्द करे तो लगेगा। आखिर इतना सारा इमोशनल ड्रामा मैं कैसे सह सकती हूँ? जाकर मलिक को भी ढूंढना है। चल कादम्बरी, अपनी इमोशनल ड्रामा को बंद कर और जल्दी से मलिक को ढूंढने के लिए चली जा। मन ही मन कहते कहते कादम्बरी अपने चेहरे पर उदासी लिए। माँ, मुझे कुछ काम है तो मैं जा रही हूँ, पर आप परेशान मत होना, मैं जल्दी ही आ जाऊंगी। यह सुनते ही कल्याणी कादम्बरी के दोनों गालों को अपने दोनों हाथों में पकड़कर बड़े प्यार से, बच्चा अपना ध्यान रखना। पता है ना यह सब क्या हो रहा है? मैं नहीं चाहती कि तुम्हें इससे कोई भी तकलीफ हो। तुम वक्त पर घर आ जाना और कोई प्रॉब्लम हो तो अपनी दादी को कॉल कर देना, नहीं तो तुम्हारा भाई तो है, कॉल कर देना, वह जरूर आ जाएगा। कहते हुए वह मुस्कुराने लगती हैं, जिससे कादम्बरी अपना सर हिला देती है और वहां से चली जाती है। कादम्बरी के जाते ही नीलिमा कल्याणी की तरफ गहरी सांस लेकर, माँ पापा के साथ रहिए, तब तक मैं अभिजीत को कॉल करके पूछता हूँ कि वह कब तक आने वाला है, और तरुण से भी बात करती हूँ। कहते हुए वह अपनी जगह पर खड़ा हो जाती है और वही उसकी बात को सुनकर कल्याणी अपना सर हिलाकर उसके बालों को सहलाकर वहां से चली जाती है। यहाँ पर अस्पताल में नायक खड़ा होकर सारे डॉक्टर पर चिल्ला रहा था। वह सभी डॉक्टर्स की तरफ देखकर, तुम लोगों के होते हुए एकांश कैसे यहाँ से चला जा सकता था? कहते कहते वह काली की तरफ देखकर अपने गुस्से भरी आवाज में, और काली, तुम तो यहाँ पर थे, तुम कहाँ पर चले गए? एक तो मालिक गायब हो चुका है और ऊपर से तुम मेरे बेटे का ध्यान ही नहीं रख सकते हो। पता है क्या क्या हो रहा है? मालिक तो मालिक, और अब मेरा बेटा भी गायब हो चुका है। कहते कहते नायक गुस्से में चलने लगता है। नायक का चेहरा पूरी तरह से सफेद पड़ चुका था। यह सुनकर काली परेशान होते हुए, सर मुझे खुद इस बारे में कुछ भी पता नहीं है, मैं तो कुछ काम से बाहर गया था, यहाँ पर मैंने सिक्योरिटी रखी थी, छोटे साहब सो रहे थे, मैंने 2 बॉडीगार्ड को यहाँ पर रखकर खुद किसी काम के लिए बाहर गया था, क्योंकि आपको तो पता है सुबह सुबह न्यूज़ आई थी, उसे हैंडल करना भी जरूरी था, इसी वजह से मैं बाहर गया था। मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर ऐसा कुछ होने वाला है। सिक्योरिटी चेक कर ली, सीसीटीवी कैमरा चेक कर लिया, पर कहीं भी कुछ भी नहीं दिख रहा है। कहते कहते काली परेशान होने लगता है। वही काली की बात को सुनकर नायक अपने सर को दबाकर, समझ नहीं आ रहा है हो क्या रहा है, मलिक शायद कहीं गया है, ढूंढो करे कांश, उसका क्या, वह कहाँ पर जा सकता है? इस पर काली जल्दी से अपना सरनामे हिलाते हुए, मलिक के बारे में इंफॉर्मेशन निकली थी, उसे ऑफिसर ने ही गायब किया है, वह कहीं पर भी चला नहीं गया है, और छोटे साहब की बात है तो उन्हें ढूंढने के लिए मैंने अपने आदमी भेजे हैं। सुबह कुछ काम से मैं बाहर गया था, रैली में जो हुआ और मालिक की कंपनी में जो चल रहा है, उसके बाद हमारी कंपनी का नाम भी इसमें आने वाला था, इसी वजह से। नायक यह सुनकर अपने सर पर हाथ रखता है, कुछ कहता नहीं है। वह किसी को कॉल लगा लेता है, सामने से कॉल अटेंड होता है तो नायक परेशानी भरी आवाज में, एकांश गायब हो चुका है और मालिक का कोई पता नहीं है, हमारे पास हर तरफ हमने आदमियों को भेजा है, ऑफिसर से बात की है, पर उन्होंने बताया है कि जो ऑफिसर्स मलिक को लेने कर ले गए थे वह ऑफिसर ही नहीं थे, वह कोई बहरूपिया है। कमिश्नर से बात हुई, यशवंत काम पर तो लग चुका है, पर यशवंत के हाथों में भी कुछ नहीं है। अभिजीत राणा ने पूरी बाजी को अपने हाथों में ले लिया है। कहते कहते नायक परेशान होने लगता है। वही नायक की बात को सुनकर सामने से अभिजीत राणा को कुर्सी से हटाने के लिए क्या किया जा सकता है, यह ढूंढो, मलिक अगर गायब है तो जरूर इसमें अभिजीत का हाथ हो सकता है।
ढूंढो, अगर वह इसमें है तो जरूर एकांश को भी उसने ही गायब किया होगा। याद रहे, किसी को भी इस बारे की भनक नहीं होनी चाहिए। मैं तुम्हारे बेटे को बचाने की पूरी कोशिश करूंगा और उसे ढूंढ लूंगा, पर तुम वहां से गायब हो जाओ और सारे डॉक्टर उसको कह देना तुम्हारे बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन ना दे। कहते हुए वह कॉल को कट कर देता है और वही उसकी बात को सुनकर नायक गहरी सांस लेकर अपने मोबाइल को देखकर खुद तो वहां पर सुकून से जी रहा है, पर यहां परेशान हूं। मेरा बेटा गायब हो चुका है। उसे ढूंढने को छोड़कर मुझे जाना पड़ता है और कह रहा है मेरा नाम नहीं आना चाहिए। इसकी तरह मैं अंधेरे में तो नहीं हूं ना। एक बार मालिक मिल जाए और यह खेल खत्म हो जाए, उसके बाद कहते कहते नायक अपने सर पर हाथ रखकर एक गहरी सांस लेकर खुद को कंट्रोल करने लगता है। चेहरे पर परेशानी तो थी, पर वह जैसे तैसे करके खुद को शांत करके अपने गुस्से को कंट्रोल में लाने की कोशिश करने लगता है। खुद को शांत करने के बाद वह एक नज़र सभी पर डालता है और वहां से चला जाता है। वही नायक के जाने के बाद एक डॉक्टर अपना मोबाइल निकालकर किसी को कॉल करता है। सामने वाले को कुछ बात कर वह कॉल को कट करके वहां से चला जाता है। नायक बाहर आकर सारे बॉडीगार्ड्स की तरफ देखकर अपनी ठंडी आवाज में, एक भी यहां पर मुझे नजर नहीं आना है, सभी के सभी यहां से गायब हो जाओ। और याद रहे, अंदर जाने के लिए सब लोग अपना पूरी तरह से आइडेंटिटी चेंज कर ले और पता लगाओ कि सीसीटीवी कैमरे के साथ किसने छेड़छाड़ की है। अगर एकांश गायब हुआ है तो जरूर सीसीटीवी कैमरा में कुछ तो उसके बारे में होगा। बेस्ट हैकर मुझे चाहिए। कहते हुए नायक कार में बैठ जाता है। उसके जाते ही काली वहां पर आ जाता है। उसका चेहरा पूरी तरह से परेशानी में भर चुका था। वह कुछ सोचकर वहां से चला जाता है। वही यह काला साया वहां पर खड़ा यह सब देख रहा था। वह यह सब देखकर गहरी सांस लेकर अपना सर हिला देता है और वहां से चला जाता है। वही रात का वक्त हो चुका था। गुरु अपने स्टडी रूम में बैठा लैपटॉप को ऑन करके कुछ टाइप करने लगता है। उसके सामने कुछ डॉक्यूमेंट्स आने लगते हैं जिन्हें वह एक एक करके पढ़ने लगता है। सभी डॉक्यूमेंट्स को पढ़ने के बाद वह कुछ सोचते हुए बड़ी अजीब तरह से मुस्कुराने लगता है और सभी को एक साइड रखकर अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लेकर होठों के बीचों बीच सिगरेट को रखकर उसे जलने लगता है। उसे जलाकर उसके कैश लेकर सामने देखने लगता है। फिर कुछ सोचकर अपनी जगह से खड़ा होकर बालकनी की तरफ बढ़ जाता है। बालकनी में आकर वह अंधेरे को देखा है। गहरा अंधेरा था। लंबे लंबे केश लेने के बाद वह अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लेता है। गुरु सामने देखकर बड़ी अजीब तरह से, बस कुछ वक्त की बात है, वक्त का खेल है। प्लीज खेल में पता चलेगा कि कौन जीतेगा कौन मारेगा। आखिर यह खेल एक के मौत से ही खत्म होने वाला है। वह मेरी होगी या? कहते हुए वह बढ़िया अजीब तरह से मुस्कराने लगता है। करीब 2 सिगरेट को खत्म करने के बाद वह वहां से दुआ के कमरे की तरफ बढ़ जाता है। दुआ जो सोफे पर बैठे मुंह बनाने लगी थी, वह बार बार दरवाजे की तरफ देखते हैं। गुरु अब तक आया नहीं था। वह सो गई थी, पर उसकी नींद खुल चुकी थी और गुरु को न देखकर उसका पूरा मुंह गुस्से में भर चुका था। वह अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके दरवाजे की तरफ देखती है। जैसे ही दरवाजा खुलकर गुरु आता है तो दुआ अपनी जगह से खड़ी होकर गुस्से भरी आवाज में, इतनी रात को आप गए कहां पर थे? हमेशा काम 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 के सिवा कुछ आता है कि नहीं नजर? सोना तो आपको मुझे लगता है पसंद ही नहीं है। मतलब क्या है, इंसान को 8 घंटा छोड़ दो 6 घंटा तो नींद जरूरी है। वह तो कर लिया करो। पूरा दिन काम, रात के वक्त काम, हमेशा काम इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है? इससे आप बीमार पड़ जाओगे और अस्पताल से आप अभी ही आए हैं। पर नहीं, आपको बताने का कुछ फायदा है ही नहीं, आप खुद के मन के ही करने वाले हो। कहते कहते वह अपनी आंखें छोटी छोटी करके मुंह बनाकर उसे देखने लगती है।
और वही उसके बात को सुनकर गुरु अपनी चेरी को देखा है, जो गुस्से में उसे देख रही थी। उसका गुस्से भरा चेहरा देखकर वह गहरी सांस लेकर उसके पास चला जाता है। अपने दोनों हाथ उसकी कमर पर रखकर नीचे झुककर उसकी आंखों में देखकर बड़ी अजीब तरह से, चेरी, इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम्हें यह जख्म मुझे मिलते ही रहते हैं। आदत है मुझे इसकी। तुम इतना ज्यादा सोचो मत, तुम्हारा यह छोटा सा दिमाग और भी ज्यादा परेशान हो जाएगा। मुझे बहुत ज्यादा नींद आई है, तुम्हारी बाहों में मुझे सोना है। वे कहते हुए वह उसे अपनी गोद में उठा लेता है और उसे बिस्तर पर लेटकर अपने सर को उसके सीने पर रखकर अपनी आंखें बंद कर लेता है, जिससे दुआ बस उसे देखने लगती है। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले। अपनी उंगलियों को उसके बालों में ले जाती है। गुरु की बंद हुई आंखों को देखकर वह उसके बालों को सहलाते सहलाते अपनी भी आंखें बंद कर लेती हैं। कब उसे नींद आ जाती है उसे खुद भी नहीं पता चलता, और वही दुआ की धीमी धीमी सांसों की आवाज़ों को सुनकर वह अपनी आंखें खोल देता है और दुआ को देखने लगता है, जो गहरी नींद में सो गई थी। उसे देखकर वह अपना सर हिलाकर गहरी सांस लेता है, दोनों के ऊपर ब्लैंकेट को अच्छे से डालकर फिर अपनी आंखें बंद कर लेता है। इस बार उसे नींद आ जाती है और वह गहरी नींद में चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ अभिजीत कमरे में आ चुका था। चेहरे पर परेशानी तो थी। नीलिमा उसके सामने खान की प्लेट को रखकर वहीं सोफे पर उसके साइड में बैठ जाती हैं। अभिजीत खाने को देखकर गहरी सांस लेकर, नीलिमा, मुझे सच में भूख नहीं है। यह सुनते ही नीलिमा उसे आंखें दिखाते हुए, बिल्कुल भी नहीं अभिजीत, तुमने सुबह से कुछ खाया नहीं है। बेहतर यही है कि इसे खा लो, इससे पहले मैं तुम पर गुस्सा करूंगी। वैसे भी इतनी सारी सिचुएशन है। मुझे एक बात बताओ, अगर तुम खुद ऐसे वीक पड़ जाओगे तो तुम पूरी फैमिली की जिम्मेदारी तुम पर है। माँ परेशान है, पापा बिस्तर पर है, तरुण का कुछ पता नहीं है, गुरु बेंगलुरु में है और मेरी बच्ची भी गायब है। इतनी सारी जिम्मेदारियां तुम्हारे कंधे पर है, सोचो और खुद पर ध्यान दो। कहते कहते वह उसके कंधे पर हाथ रखकर उसके कंधे को सहलाने लगती है। अभिजीत नीलिमा की तरफ देखकर गहरी सांस लेकर खाना खाने लगता है। वह खाना खाते हुए, मैंने अपने आदमी को जितने भी हो सके सभी को भेज दिया है। कुछ वक्त के बाद दुआ की पूरी इन्फॉर्मेशन हमें मिल ही जाएगी। और तुम तो जानती हो घर में इतना सब कुछ है और गुरु की भी कोई इन्फॉर्मेशन मिल नहीं रही है। बस कुछ वक्त के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, पता नहीं कितनी परेशानियों को और झेलना पड़ेगा। कहते कहते हुए गहरी सांस लेता है तो नीलिमा कुछ सोचते हुए गहरी सांस लेकर, मलिक के बारे में कुछ पता चला, वह है कहाँ पर? ये सुनकर अभिजीत अपना सर हिलाकर, समझ नहीं आ रहा है कि वह है तो है कहाँ पर। उसके गोदाम को मैं ही देखने गया था, सच कह रहा हूँ नीलिमा, मैंने कभी वैसे जानवर को नहीं देखा था। बच्चियों की ऐसी हालत कर रखी थी उसने कि वह बच्चियों मरना चाहती थी। ऐसा लग रहा है जैसे उन्हें अंधेरे में कहीं कैद कर लिया है। जब उन्हें बाहर लाया जा रहा था तब वह रोशनी को देखकर इतनी ज्यादा खुश हो रही थी कि मैं तुम्हें बात नहीं सकता। जब अंदर गया था तो पूरी गोदाम खून से रंगा हुआ था, यहाँ तक कि वहां पर लड़कियों के ऐसे ऐसे टुकड़े पड़े हुए थे कि मैं कुछ नहीं कह सकता। मुझे इतना तो समझ आ गया था उन लड़कियों की मेंटली सिचुएशन पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी है। उन्हें इस सब से बाहर लाने में करीब 1-2 साल तो लग ही जाएंगे। रहते हुए अभिजीत तो शांत हो जाता है, पर उसकी बात को सुनकर नीलिमा परेशान होते हुए, अभिजीत, यही तो सबसे पूरी बातें, मैं इस बात से परेशान हूं। मेरी बच्ची को गए हुए कितने दिन हो गए हैं, पर अभी तक उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिल पा रही है। जब से गुरु आया है तब से कुछ पता ही नहीं लग रहा है। बहुत बार पूछने की कोशिश की थी पर कुछ बात ही नहीं रहा है। और अब जो सुन रही हूं ना, उसे सुनकर तो मेरी दिल पूरा बैठ जा रहा है। कुछ समझ नहीं आ रहा है।
मेरे बच्चे के साथ कुछ हुआ तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, जीते जी मर जाऊंगी मैं। कहते कहते वह रोने लगते हैं। और वही उसके ऐसे हालात को देखकर अभिजीत उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे शांत करते हुए, शांत हो जाओ नीलिमा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। गुरु पर इतना तो भरोसा है कि वह दुआ पर आंच नहीं आने देगा। वह घर की बहू के साथ बेटी भी है। भरोसा रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हें पता है, कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरे आंखों के सामने जो चल रहा है वह कुछ और ही है और असल में कुछ और ही चल रहा है। सच में पड़ जाता हूं मैं, इतना समझ लो कि कुछ ऐसा है जो आंखों के सामने होकर भी ना दिख रहा है कि जिस गुरु को मैं जानता हूं वह बिल्कुल भी दुआ को दर्द में नहीं देख सकता है। कहते कहते वह शांत हो जाता है और वही उसकी बात को सुनकर नीलिमा कुछ भी नहीं कहती है। वह बस अपना सर हिलाकर गहरी सांस देता है। अभिजीत अपना खाना खाकर बेड की तरफ चला जाता है। तभी उसका मोबाइल वाइब्रेट करने लगता है, जिससे वह अपने मोबाइल को देखने लगता है। मोबाइल को देखते देखते वह अपने सर को दबाता है। कुछ मैसेज आए हुए थे, जिन्हें पढ़ने के बाद वह गहरी सांस लेकर मोबाइल को साइड में रख देता है। नीलिमा वहां पर आ चुकी थी। वह नीलिमा को अपनी तरफ आने का इशारा कर देता है। नीलिमा आ जाती है तो अभिजीत उसे अपने सीने से लगाकर उसके बालों को सहलाने लगता है, जिससे नीलिमा अपनी आंखें बंद कर लेती हैं। अभिजीत का ऐसा करना उसे सुकून दे रहा था। पूरे दिन की परेशानी और थकावट की वजह से उसे कब नींद आ जाती है। अभिजीत की बाहों में यह उसे खुद भी नहीं पता चला। अभिजीत भी नीलिमा को देखा है, जो गहरी नींद में सो चुके हैं। उसे ऐसे सोते हुए देखकर उसके माथे को चूमकर उसके ऊपर ब्लैंकेट को डाल देता है। उसके चेहरे को देखकर वह पूरे कमरे की लाइट्स को बंद करके बालकनी में चला जाता है। वही एक बंद कमरे में एक लड़का चिल्ला रहा था। अंधेरा पूरी तरफ था पर कोई भी उसे लड़के का सुनने वाला नहीं था। वह लड़का वैसे ही जमीन पर लेटा हुआ था और एक धुन उसके कानों में सुनाई दे रही थी, जिसे सुनकर उसके पूरी तरह से चेहरे पर गुस्सा भरने लगता है। वह जब से आया है तब से यही धुन वह सुन रहा है। जैसे वह पागलों की तरह चीखने लगता है। उसे धुन को बंद करने के लिए अंधेरा था, रोशनी बिल्कुल भी नहीं थी और ऊपर से वह धुन उसे और भी ज्यादा गुस्सा दिला रही थे। वही बाहर खड़ी दो बॉडीगार्ड एक दूसरे को देखते हैं। वह दोनों एक गहरी सांस लेकर वहां से जाते हुए उनमें से एक बॉडीगार्ड, मतलब कल तक यह पागल हो ही जाएगा। बॉस, आपने क्या टॉर्चर का बंदोबस्त किया है, मानना पड़ेगा। यह सुनकर वह पहले वाला मुस्कुराते हुए, अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। तभी वहां पर आ जाता है ध्रुव, जो उन दोनों की तरफ देखा है तो दोनों अपना सर झुका लेते हैं। ध्रुव उसे लड़के की चीखें सुनकर अपनी आंखें बंद करके, कितने घंटे हो गए हैं? यह सुनकर वह बॉडीगार्ड में से एक अपना सर झुकाकर, 3 घंटे हो गए हैं और अभी से ही वह चिल्ला रहा है। ध्रुव घड़ी में देखा है तो रात के 12 बज चुके थे। वह अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लेकर, यह धुन कभी भी बंद नहीं होनी चाहिए और याद रहेगी, जितना भी ठीक है, जितना भी रोए, कोई भी अंदर नहीं जाना चाहिए। चाहे यह बोल रहा हूं, यह मार रहा है, फिर भी नहीं, मर भी गया तो भी कोई परेशानी नहीं है। कहते हुए वह उसे लड़के की आवाज को रिकॉर्ड करके वहां से चला जाता है। वही वह दोनों बॉडीगार्ड भी पैलेस के बाहर चले जाते हैं, क्योंकि उसे धुन को सुनकर उन दोनों के भी कान दर्द करने लगे थे। उसे यह सब बहुत ज्यादा गुस्सा दिला रहा था, जिसकी वजह से दोनों बाहर आकर ड्रिंक करना शुरू कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ ध्रुव जो अपने पैलेस में आता है तो उसे पैलेस खाली खाली नजर आता है। हाल में आकर वह देखता है तो सोफे पर कृषि नहीं थी, पैलेस पूरा खाली था। रात के 1 बजे थे। एक गहरी सांस लेकर अपने कदम सीधी की तरह बढ़ने लगता है। जब कमरे में आकर देखा है तो उसकी आंखें छोटी छोटी हो जाती हैं।
वह दरवाजे को बंद करके सामने खड़ी कृषि को देखा है, जिसे सिर्फ और सिर्फ एक वाइट कलर की शर्ट पहनी हुई थी। वह उसे देखकर गहरी सांस लेते हुए, यह सब क्या कर रही हो तुम सिंड्रेला? रात को व्हाइट कलर की शर्ट सिर्फ पहनना तुम्हें नहीं लगता कि बीमार हो जाओगी? ठंड बाहर है पर तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है अंदर बहुत गर्मी है। यह सुनकर कृषि जो अपनी जगह पर खड़ी थी, जिसके हाथों में व्हाइट कलर का टॉवल था जिससे वह बोल पहुंच रही थी, वह उसे देखकर अपनी गुस्से भरी आवाज में, हाँ है गर्मी, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? वैसे तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड यहाँ पर आई थी, वह कह रही थी कि तुम उससे मिलते नहीं हो। मुझे तुम्हारी बहन का गई और कहा है कि कल अगर तुम मुझसे मिलने के लिए नहीं आओगे तो वह तुम्हें रात को छोड़ेगी नहीं। ऐसा कौन सा काम करते हो रात को जो तुम्हें वह रात को छोड़ेगी नहीं? कहते हुए वह गुस्से में उसे देखने लगती है। वही उसकी बात को सुनकर ध्रुव हैरानी से अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके, मेरी गर्लफ्रेंड सिंड्रेला? मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। और कौन आई थी? इस पैलेस के बारे में मुझे, तुम्हें और शायद नील को पता होगा, इसके अलावा किसी को भी कुछ पता नहीं है इस पैलेस के बारे में। कहते कहते वह शांत हो जाता है और वही उसकी बात को सुनकर कृषि उसके मुंह पर टॉवल को मारकर सोफे पर बैठकर अपनी आंखें छोटी छोटी करके अपने दोनों हाथ आपस में फोल्ड किए बड़ी सी मुस्कुराहट लिए। अच्छा झूठ बोलना है तो मिस्टर शुक्ला से सीखे को, मतलब क्या ही कहूँ। अगर वह आपकी गर्लफ्रेंड नहीं होती तो वह यहाँ पर आकर ऐसी बातें थोड़ी करती। पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या किया है तुमने, मुझे तब पछतावा हो रहा है खुद के प्यार पर कि सच में मैं तुमसे मोहब्बत की, मेरा प्यारा सा दिल तुमने तोड़ दिया। कल सुबह तुम मुझे यहाँ से मेरे पहले छोड़ने वाले हो, मुझे तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखनी है। कहते हुए वह गुस्से में उसे देखने लगती है, जैसे वह भी उसे जान से अपनी आंखों से मार दे। और वही उसके बाद को सुनकर ध्रुव का चेहरा फीका पड़ जाता है। वह जल्दी से अपनी जगह से खड़ा होकर कृषि के पास आकर उसके दोनों हाथ पकड़कर उसकी आंखों में देखते हुए, सिंड्रेला तुम गलत समझ रही हो, मुझे सच में पता नहीं है मेरी गर्लफ्रेंड कौन हो। तुम ही हो मेरी, जिसके साथ में सब कुछ करने के लिए हूं। दूसरी कोई मुझे नहीं चाहिए। तुम्हें क्या लगता है मैं गर्लफ्रेंड होने के बावजूद भी एक्स्ट्रा रिलेशनशिप में रहूंगा? बिल्कुल भी नहीं। वैसे भी मेरी लाइफ में सिर्फ मेरी सिंड्रेला है। उसके एग्जाम में किसी को भी अपनी जिंदगी में नहीं ला सकता। ट्रस्ट मी, आई रियली रियली लव यू। मैं तुमसे इतना मोहब्बत करता हूँ, तुम्हें बात नहीं सकता। आपके सीने पर लिख कर दूं, देखो तुम ही इस दिल में धड़कते हो, भरोसा करो मुझ पर। कहते हुए वह उसके सामने घुटनों के बल बैठकर अपने दोनों हाथ उसके घुटनों पर रखकर अपने हाथों को उसके थाई पर ले जाते हुए बड़ी मासूमियत से उसे देखने लगता है। और वही उसके हाथों को अपने थाई पर महसूस करके वह अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर लेती हैं। वह ध्रुव की आंखों में देखते हैं, जो अपनी आंखों में एक भरोसा लिए उसकी आंखों में देख रहा था। उसके आंखों में देखकर एक पल के लिए तो कृषि बस उसे देखते ही रह जाती है। वह उसे देखकर अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लेकर, अच्छा तो फिर वह लड़की कौन थी? उसने अपना नाम सायशा बताया। सायशा का नाम सुनकर ध्रुव, जिसने कृषि के पैरों को दोनों तरफ कर लिया था, वह उसके पैरों के बीच आया था। वह उसकी कमर को पकड़कर अपना सिर नीचे झुककर गहरी सांस लेकर, OFV के वह लड़की तो मेरा पीछे शायद एक जन्म छोड़ने नहीं वाली है। सायशा नील की कजिन सिस्टर है। मैं उससे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, पर वह है जो मेरे पीछे भाग ही चल जा रहे हैं। और वैसे भी उसे लड़की आपको मेरे साथ मत जोड़ो, वही मेरे लिए बहुत अच्छा है। मुझे तो उसे लड़की का चेहरा देखना भी पसंद नहीं। नेक्स्ट टाइम जब मिलेंगे ना, तब तुम उससे पूछ लेना कि मैं उसके साथ क्या किया था। अगर तुम्हें झूठ लग रहा है तो तुम मेरी से बात कर सकती हूँ, चाहे तो मेरी फैमिली से तो मिल चुकी हूँ। अब जब मेरी पूरी फैमिली मिलेगी और मिल की फैमिली आएगी तब तुम उनसे पूछ लेना यह लड़की कौन है। मैंने साफ ही उसे मना कर दिया था कि मुझे उसके साथ रिलेशन तो दूर की बात है, उसके साथ रहना भी नहीं है। और वैसे भी वह कारण की एक्स है,
तो समझ लो मेरा उसके साथ कोई भी रिलेशन नहीं रहने वाला है। कहते हुए वो उसकी आंखों में देखने लगता है। वही उसकी बात को सुनकर कृषि की आंखों में देखती है। फिर अपने दोनों हाथ उसके गालों पर रखकर उसे अपने नजदीक करके उसके होठों पर अपने होंठ रख देती हैं। यह ध्रुव के लिए पहले तो हैरानी वाला था, पर बाद में वह अपने दोनों हाथ उसके चेहरे पर ले जाता है। दोनों ही एक दूसरे को वाइल्ड किस करने लगते हैं। अब कृषि सोफे पर लेटी हुई थी और ऊपर ध्रुव था। कृषि अपने दोनों हाथ ध्रुव के शर्ट के बटन खोलने में लगा देता है। वह उसकी शर्ट के बटन को खोलकर उसके बेल्ट को निकालकर एक तरफ कर लेती है। वही ध्रुव ने भी कृषि के बटन को निकाल दिया था। इस समय कृषि ने कुछ भी नहीं पहना हुआ था, सिवाय व्हाइट कलर के शर्ट के अलावा दोनों ही एक दूसरे में हो चुके थे। जब कृषि को सांस लेने में दिक्कत होती है, तब जाकर ध्रुव उसकी होठों को छोड़कर नीचे झुकता है, जिससे कृषि की आवाज पूरे कमरे में सुनाई देती है। वह अपने सर ऊपर की ओर करती है। ध्रुव जब नीचे आ जाता है तो कृषि उसे अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके देखने लगती है, तो ध्रुव उसे देखकर बस मुस्कुरा देता है, जिससे कृषि अपनी आंखें बंद कर लेती है। वह ध्रुव की टांग को महसूस करके अपने दोनों हाथ अपने मुंह पर रखकर अपनी आंखें ऊपर की ओर कर देती है। वह गहरी गहरी सांस ले रही थी, बार बार ध्रुव का नाम अपनी मदहोशी भरी आवाज में ले रही थी। सिसकने की आवाज पूरे कमरे में सुनाई दे रही थी। करीब 20 मिनट के बाद ध्रुव गहरी सांस लेकर उससे अलग हो जाता है, जिससे कृषि अपनी आंखें खोलकर उसे हैरानी भरी नजरों से देखने लगती है। तो ध्रुव उसे अपनी तरफ करके उसके शर्ट के बटन को लगाते हुए, अभी वक्त है सिंड्रेला, अगर इसके आगे चले गए और शादी से पहले तुम्हारे दोनों भाइयों को मामा बना दिया तो एक तो कुछ समझ लेगा, पर तुम्हारा गुरु भाई वह तो मुझे भगवान कहाँ पर है यह दिखा देगा। वैसे भी तुम बहुत ज्यादा थक गई हो, तुम्हें एनर्जी की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैंने तो कुछ स्टार्ट भी नहीं किया और तुम्हारा चेहरा देखो पसीने में भीगा हुआ है। वैसे इस बात से मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरे छूने से तुम्हें इतना ज्यादा इफेक्ट हो रहा है कि तुम्हारी पूरी बॉडी में रोंटे पर खड़े हो चुके हैं, और पसीना तो देखो। कहते कहते वह अपने होठों पर एक मुस्कुराहट लिए अपने होठों को अपने अंगूठियां से सहलाने लगता है, जिसे देखकर कृषि का चेहरा टमाटर की तरह लाल लाल होने लगता है। वह गहरी गहरी सांस लेने लगती है और वही उसे के ऐसे चेहरे को देखकर ध्रुव के होठों पर एक सेटिस्फाई वाली मुस्कुराहट आ जाती है। वह उसे वॉशरूम में ले जाता है। वॉशरूम में लाकर उसकी पूरी बॉडी को क्लीन करता है, जो पसीने में गंदी हो चुकी थी, और खुद भी क्लीन होने लगता है। तो कृषि उसकी बॉडी को क्लीन करने लगती है, जिससे ध्रुव अपनी आंखें बंद। ध्रुव अपने सर को कृषि के सीने पर रख देता है। कृषि ध्रुव के ऐसे करने से पहले तो अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर लेती, क्योंकि इस समय वह कपड़े में नहीं थी। कृषि ध्रुव को देखते हैं, जिसने अपनी आंखें बंद की हुई थी। वह उसे देखकर मुस्कुराते हुए उसके बालों को शैम्पू लगाकर वॉश करते हुए, एक बात नहीं समझ में आ रही है मुझे, यहाँ पर मैं ऐसी बेटी हूँ। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो शायद अब तक मुझे अपना बना लिया होता, पर अभी तक तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? क्या मेरे भाई का खौफ ऐसा होता तो तुम मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं लाते? और तुम्हारे पास तो एक प्लस पॉइंट था कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी तुम्हें दर्द देता है या तुम किसी से इतना डरते हो। अगर डरते तो राणा की बेटी को ऐसे ही अपनी बाहों में नहीं लेते। ध्रुव यह सुनकर अपनी आंखें बंद किए हुए था। वह अपने होठों पर एक मुस्कुराहट लिए वैसे ही उसके सीने पर अपना सर रखकर, हम तो मोहब्बत के शिकार हैं सिंड्रेला। तुमसे मोहब्बत की है, तुम्हारी रूह से की है। जिस्म का क्या है, वह कभी भी मैं अपना बनाकर ही रहूंगा। मोहब्बत में सब कुछ जायज है, पर अपनी माशूका को दर्द देना यह कभी नहीं हो सकता। मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हारे लिए राणा परिवार की इज्जत कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर मैं तुम्हारे साथ कुछ कर लिया तो आगे जाकर कहीं तुम्हें पछतावा ना हो और अपने घर वालों से आंखें ना मिला पाओ।
शादी के बाद पूरे रीति रिवाज के बाद तुम्हें जिस तरह मैं अपना बनाऊंगा, तुम सोच भी नहीं सकती। एक प्यासे को जब समुद्र मिल जाता है तब वह क्या करता है, उसे वक्त तुम्हें पता चलेगा। सिंड्रेला एक घायल शेर के सामने एक खूबसूरत हिरण का क्या होता है। कहते हुए वह उसकी आंखों में बड़ी दिलकश नजरों से देखने लगता है, और वही उसके बाद को सुनकर कृषि अपनी आंखें बंद कर लेती है। वह मुंह बनाते हुए, आंखें बंद करो, नहीं तो पूरा साबुन तुम्हारे आंखों में चला जाएगा और फिर जल जाएगी तुम्हारी आंखें। यह सुनकर ध्रुव अपने होठों पर एक चेहरा शरारती मुस्कुराहट लिए। जल जाने दो इन्हें, ठंडा तुम ही कर दोगी। कहते हुए वह तो शांत हो जाता है, पर उसके डबल मीनिंग बातों को समझकर कृषि उसे आंखें दिखाई है। तो ध्रुव अपने दोनों कान पकड़कर अपनी आंखें बंद करके, मुझे पता चला कि तुम्हारा भाई तुम्हारी प्यारी सी भाभी से डरता क्यों होगा, यह आंखें काफी हैं पति के लिए। कहते हुए वह मुस्कुराना देता है। वही उसकी बात को सुनकर कृषि कुछ नहीं कहती है, वह बस अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देखने लगते हैं। उसकी पूरे बालों को अच्छे से पानी से वॉश करने के बाद कृषि भी खुद को अच्छे से पानी से वॉश कर देती हैं। दोनों ही कमरे में आ जाते हैं। कृषि बेफिक्रे के साथ ध्रुव के सीने में अपना सर छुपाए हुए अपनी आंखें बंद कर लेती है, और वही कृषि के चेहरे को देखकर ध्रुव के होठों पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। कृषि को सोते हुए देखकर दो की आंखें हल्की किसी ठंडी पड़ जाती है। वह कृषि के हाथ को देखा है, जिसको उसने छिपाने की कोशिश की थी। उसने पहले ही देख लिया था, पर वह कृषि को यह दिखाना नहीं चाहता था कि वह उसका हाथ देख रहा है। वह उसके हाथ को देखा है जहां पर जख्म थे, और ध्रुव को पता था यह कृषि ने जानबूझकर दिए हैं, क्योंकि मोहब्बत में यह पता चले कि हमारी मोहब्बत हमें धोखा दे रही है तो जाहिर सी बात है दर्द तो खुद को ही करना पड़ता है। आखिर भरोसा जो टूटा है। ध्रुव अपनी आंखें बंद करके कृषि के माथे को चूम लेता है और उसके जख्मों पर मलहम लगता है, जिससे कृषि के मुंह से नींद में ही दर्द से आह निकल जाती है। वो उसके चेहरे को देखा है, फिर अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लेता है। बैंडेज उसके हाथों पर लगाकर उसके ऊपर अच्छे से ब्लैंकेट को डाल देता है। तो फिर इस समय सिर्फ ब्लैक कलर का टी शर्ट कृषि ने पहना हुआ था। ध्रुव अपनी लोअर को पहनकर बालकनी की तरह बढ़ जाता है। बालकनी में आकर वह किसी को कॉल लगा लेता है। सामने से कॉल अटेंड होता है तो ध्रुव गुस्से भरी आवाज में, नील हिम्मत कैसे हो सकती है तुम्हारी, जो तुमने अपनी बहन को मेरे प्राइवेट पैलेस भेज दिया। नील जो परेशान सा बैठा हुआ था, वह ध्रुव की आवाज सुनकर एक पल के लिए तो कांपने लगता है, क्योंकि ध्रुव की ठंडी आवाज और उसमें गुस्सा नील को बहुत ज्यादा डरा रहा था। वह जैसे जैसे अपने गले से आवाज निकालकर, क्या करूं भाई, मुझे खुद नहीं समझ आ रहा है कि मैं क्या करूं। उसे लड़की ने लगभग अपने नस पर ही चाकू रखा था। पागल होती जा रही है, समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। उसकी पूरी फैमिली परेशान हो चुकी है। ध्रुव यह सुनते ही अपनी ठंडी आवाज में, इसका मतलब तुम उसे पागल को यहां पर भेजोगे। मैंने पहले कहा था उसका इलाज करो। उसको मैंने पहले ही अपने साफ साफ लैंग्वेज में बताया था कि मुझे उसमें रद्दी भरदे इंटरेस्ट नहीं है। तुम्हारी बहन है, इसी वजह से कुछ कर नहीं रहा हूं, पर अब बहुत हो चुका है। इसकी वजह से मेरी सिंड्रेला ने खुद को चोट पहुंचाई है। बेहतर यही है कि इसे जल्दी से जल्दी यहां से भेजे, नहीं तो अगर यह मेरी आंखों के सामने फिर से आ गई तो मुझे लगता है तुम्हारी फैमिली को खबर बनाने की जरूरत है। आंखों में आंसू और खुद को चोट देते हुए मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। कहते हुए वह कॉल को कट करके वहीं सोफे पर फेंक देता है और खुद सोफे पर बैठकर अपने दोनों पर कॉफी टेबल पर रखकर अपने होठों के बीच जो बीच सिगरेट को रखकर उसे जलने लगता है और सामने गहरे अंधेरे को देखने लगता है। वही सुबह का वक्त हो जाता है। दुआ जब अपनी आंखें खोलता है
तब वह अपने सीने पर भारी भारी महसूस करते हैं, जिससे वह अपनी नींद भरी नींद में आंखें बड़ी बड़ी करके नीचे जो कर देती है, तो उसका प्यारा सा शैतान पति उसके सीने पर अपना कर रखे हुए अपने दोनों हाथों को उसकी कमर पर लपेटे हुए था, जैसे वह कोई 5 साल का बच्चा है। और उसे ऐसे देखकर दुआ गहरी सांस लेकर अपना सर हिला देती है। वह घड़ी में देखती है तो सुबह के 10 बज चुके हैं। वह जल्दी से गुरु के कंधे को पकड़कर अपने से दूर करने की कोशिश करती है, पर गुरु जैसे एक खूंखार शेर था और उसके सामने यह नाजुक से हिरण क्या कर पाती। उसके अंदर इतनी ताकत ही नहीं थी कि वह गुरु को अपने से दूर कर सके। वह थक चुकी थी। वह अपनी आंखें बंद करके गुरु की तरफ देखते हैं, जो सो रहा था या गहरी नींद में सोने का नाटक कर रहा था, यह उसे पता भी नहीं था। वह कुछ सोचकर मुंह बनाने लगती है। करीब आधे घंटे तक दुआ बस अपनी नीली आंखें छोटी छोटी करके गुरु को देखते हैं, जिसे ने अपना हाथ हटाकर साइड में चला गया था। यह देखकर दुआ गहरी सांस लेकर अपना सर हिलाकर खुद से ही बातें करते करते वहां से वह चली जाती हैं। वॉशरूम के अंदर वॉशरूम में जाकर खुद को फ्रेश करने के बाद वह गुरु को देखते हैं, जो आप बिस्तर पर नहीं था। उसे देखकर वह खुद से ही अपनी होठों का पाउंड बनाते हुए, यह मिस्टर इंडिया की तरह कहाँ पर गायब हो गए? मेरे वॉशरूम के जाने के देरी थे और यह बिस्तर पर ही गायब हुए। चलो बाद में आ जाएंगे। सुमित्रा आंटी इंतजार कर रही होगी, उनके पास चली जाती हूँ। मैं उन्हें कहा था मुझे आज इडली खानी है, उन्होंने बनाया होगा। वही गुरु बालकनी में आया था, वह उठ तो पहले ही चुका था। दुआ से पर वह देखना चाहता था कि उसकी प्यारी सी चेरी क्या कर सकती है, और उसको इतना ज्यादा थक और इतना परेशान देखकर वह लास्ट में उसे छोड़ ही देता है। जब वॉशरूम के दरवाजे की बंद होने की आवाज वह सुनता है, तो अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लेकर वह बालकनी में चला जाता है। बालकनी में आकर वह सामने आसमान को देखा है। उसका मोबाइल अब बजने लगा था। साइलेंट पर उसने रखा था। सुबह 7 बजे से भूरा के कॉल आने लगे थे उसे, जिससे वह एक गहरी सांस लेकर कॉल को अटेंड करता है। सामने से भूरा अपनी शांत आवाज में, बॉस मालिक का सर राणा पैलेस में आ चुका है और यह हमने सुबह 5 बजे ही रख दिया था। जिस किसी की नज़र में ना आए और मालिक की डेड बॉडी उसी के ही घर पर रखी गई है और एकांश की मौत 7 बजे हो गई थी। वह धुन उसे पर इतनी ज्यादा इफेक्ट करने लगी कि उसका ब्रेन पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका था। उसकी नसें बंद हो चुकी थी, उसके कान के पर्दे पड़ चुके थे, जिससे उसका ब्रेन भी फटने लगा था। उसके अंदर जो उसे डॉक्टर ने केमिकल डाला था, वह केमिकल ने असर दिखना शुरू कर दिया था। गुरु यह सुनते ही जोर जोर से हंसने लगता है। उसके हंसी बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी, इतनी खतरनाक थी कि भूरा के चेहरे पर पसीना आ रहा था ठंडा। गुरु हंसते हुए, इतनी जल्दी मर गया? अभी तो सिर्फ शुरुआत थी। चलो, एक चला गया और दूसरा अब फड़फड़ आएगा। बेटे के जाने के बाद वह पागल हो जाएगा, पर मजा तो तब आएगा जब असली खिलाड़ी खेल में आएगा। दुश्मनी निभानी है ना? नायक को ऐसी दुश्मनी निभाने वाला हूं मैं कि वह 7 जन्म तक इस दुश्मन को नहीं भूल पाएगा। यह दुश्मनों से इस कदर खुद में डूब आएगी कि नायक खुद को बर्बाद करने वाला है। डीएनए टेस्ट रेडी करवाओ, और याद रहे मरते वक्त वह सारे पेपर्स मेरे हाथों में चाहिए। कहते हुए बड़े अजीब तरह से मुस्कराने लगता है और अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लेकर कॉल को कट करके वहीं सोफे पर रख देता है। सिगरेट को अपने होठों के बीच रखकर बड़ी अजीब तरह से मुस्कुराते हुए, अब आएगा मजा। मोरो को रास्ते से हटाने के बाद राजा को आना पड़ता है। अब राजा का इंतजार रहेगा। हर बार मौत देने की कोशिश की थी, पर देखो वही मौत आज तुम्हारा काल बनकर तुम्हारे आगे पीछे मंडरा रही है। कहते कहते वह बड़ी अजीब तरह से मुस्कराने लगता है और अपनी जगह से खड़ा होकर अपने होठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट लिए गहरी सांस लेकर अपने कदम कमरे के तरफ बढ़ने लगता है। कमरे में आकर वह देखता है तो उसकी प्यारी सी चेरी पहले ही बाहर गई है।
कमरे के जैसे देखकर वह गहरी सांस लेकर वॉशरूम की तरह बढ़ जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ गोडाउन एक आदमी अंदर आ जाता है। वह सामने देखा है तो शख्स को जंजीरों से बांधा गया है। उसे देखकर वह बड़ी अजीब तरह से मुस्कुराते हुए, कैसा लग रहा है, यहाँ पर कोई कमी तो नहीं है ना? वैसे मैंने पूरी कोशिश की है, तुम्हें कमी किसी चीज की ना दूं। और सबसे बड़ी बात तुम्हारे लिए खुशखबरी है, और मेरे लिए गुस्सा और नफरत बढ़ चुका है। कहते हुए उसके सामने आकर उसकी तरफ देखकर अपने होठों पर एक सिगरेट को रख देता है और फिर कुछ सोचकर उस शख्स के दोनों हाथों को खोलकर उसके सामने लाइटर और सिगरेट का बॉक्स आगे कर देता है, जिससे वह शख्स बिना किसी झिझक के साथ सिगरेट को अपने होठों पर रखकर उसे जलता है। तो वह आदमी मुस्कुराते हुए, यही चीज तुम्हारी सबसे ज्यादा खतरनाक है। चाहे कितना भी परेशान कर लो, कितना भी तड़पा, कितना भी मारो, कितना भी तुम्हारे साथ टॉर्चर करो, पर 1 साल तुम हो जो कुछ भी करने के बाद भी अपने होठों पर को मुस्कुराहट व आंखों में तुम्हारी चीते जैसी आंखें में कभी भी खौफ नहीं। किस बात का? इन आंखों को देखकर पहले जमाने में मैं डरता था, अभी डरता हूं, पर अब हल्का हल्का तुम्हारा डर खत्म होने लगा है। मेरे दिल से अब तुम ही खत्म होने वाले हो। तो डर भी क्या चीज है, वह भी खत्म हो ही जाएगा, क्यों सही कहना। कहते हुए वह हंसकर सिगरेट के कश लेने लगता है और वही उसकी बात को सुनकर सामने वाला शख्स अपने होठों पर एक हल्की सी तिरछी मुस्कुराहट के लिए, एक बात नहीं समझ में आ रही है, खौफ दिल में है या निकल गया है? तुम्हारे होठों पर कुछ और है, आंखें कुछ और बता रही हैं। अगर तुम्हें खौफ नहीं था तो फिर मेरा पूरा परिवार अब तक जिंदा कैसे है? चाहे मैं यहां पर हूं, पर मेरा बेटा तुम्हें डराने के लिए काफी है। वह तो तुम्हारे पूरे साम्राज्य को डराने की ताकत रखता है। जो लोग तुम्हारे सामने सर नहीं झुकते वह मेरे बेटे के सामने सब झुकते हैं। ऐसा है मेरा बेटा जिसकी चला जिसके चेहरे पर एक रौनक है। वह है मेरा बेटा जो किसी से ना डरे, जो किसी के सामने अपना सर में झुके, वह है मेरा बेटा। और तुम कह रहे हो कि तुम्हारे अंदर खौफ खत्म हो गया है। कहते हुए वह जोर जोर से हंसने लगता है। वही उसकी हंसी को सुनकर वह आदमी बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करता। वह उसे शख्स की तरफ देखकर अपनी मुस्कुराती हुई आवाज में, चलो यह हम वक्त पर छोड़ देते हैं कि कौन किसे कितना डरता है। अब आएगा मजा जब यह पता चलेगा कि कौन कितना डरता है। किस? मैं अगर तुमसे डरता हूं तो तुम्हारे परिवार को बर्बाद नहीं करूंगा। वैसे कल हमें इंडिया जाना है। हर वक्त कहाँ गया है? खुद की आंखों के सामने पूरे परिवार को बिखरता हुआ देखना तब मजा आता है जब सब सामने होकर अपने प्यादों के साथ खड़े हो। वैसे तुम्हारा बाप अभी भी कोमा में है। मुझे लगता है वह जल भी जाएगा, तभी मरेगा नहीं। चलो अब तुम्हें मिलता रहा हूं। तुम्हारी फैमिली से इतना प्यार, तुम्हारा दोस्त हूं। आखिरी वक्त में तुम मुझसे मिलने वाले हो। आज शाम को हम इंडिया निकल जाएंगे, पर हाँ मेरी प्यारी सी भाभी और मेरी प्यारी बहन, उसे बेहोश करना पड़ेगा। परेशान मत हो, तुम्हारी बाहों में ही वह रहेगी, वादा करता हूं। आखिर तुम्हारी प्यारी बीवी जो है और इतनी मासूम भी है। कहते हुए वह अपनी जगह से खड़ा होकर साइड में खड़ी लड़की की तरफ देखकर, और नैना तुम्हें तो पता है क्या करना है, मेरे दोस्त का ख्याल रखो और पैकिंग अच्छे से करो। अभी से तुम पैलेस ले जा सकती हूं। मेरी प्यारी सी बहन परेशान है, कभी सुसाइड ना कर ले, अगर ऐसा हो गया तो मजा नहीं आएगा। यह सुनकर नैना बस अपना सर हिला देती हैं। वह कुछ कहती नहीं है और वही वह आदमी वहां से चला जाता है। उसे आदमी के जाने के बाद नैना एक गहरी सांस लेकर उसे शख्स की तरफ देखती है जो अपनी आंखें बंद करके सिगरेट के कश ले रहा था। वह शख्स अपने पैरों को देखा है। जिस समय जंजीर थी, नैना चारों तरफ देखते हैं
और फिर उसे जंजीर को निकालकर बिना किसी की नज़र में आए अपना सर झुका लेती हैं। तो वह आदमी धीरे से मगर अपने होठों पर एक मुस्कुराहट लिए, बेटी हूं मेरी, तुम चाहे खून का रिश्ता ना हो, पर एक बेटी का फर्ज निभाया है। तुमने हमेशा सर झुकाओ मत। मुझे सर झुकना पड़ेगा तुम्हारे सामने, कैसा चाहती हो। यह सुनकर नैना अपना सर जल्दी से ना में हिलाकर गहरी सांस लेकर अपनी जगह पर खड़ी होकर 2 बॉडीगार्ड्स को बुलाती है, जिससे वह दोनों बॉडीगार्ड वहां पर आकर उसे शख्स को वहां से ले जाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ राणा परिवार में सोफे पर कल्याणी बैठी हुई थी, चेहरे पर परेशानी थी, और उसी के साइड में नीलिमा, अभिजीत, साधु और तरुण वह भी वहां पर आया हुआ था। कादम्बरी का चेहरा पूरी तरह से फीका पड़ चुका था, जिस पर बारी बारी से हमारा तरुण नजर रख रहा था। वह देख सकता था कादम्बरी का चेहरा कितना ज्यादा फीका पड़ चुका है। वही शाम में प्लेट में सजाया हुआ था मलिक का सर। कल्याणी सोफे पर बैठकर अभिजीत को देखते हैं, तो अभिजीत अपना सर ना में हिलाकर, मां सच में कह रहा हूं, मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। मैं भी हैरान हूं मालिक का सर देखकर। मैंने अपने सारे पुलिस ऑफिसर को भेजा था मलिक को ढूंढने के लिए, पर मुझे नहीं लगा था कि मलिक का सर मुझे ऐसे घर के बाहर मिलेगा, और मालिक के डेड बॉडी उसके पैलेस में मिली है। समझ नहीं आ रहा है कि आखिर यह सब किसने किया। कोई था सीसीटीवी कैमरे में, मैंने देखा तब ब्लैक कपड़े पहने हुए था, जिसका चेहरा दिख नहीं रहा था। कहते हुए वह शांत हो जाता है। तो वही उसके बाद को सुनकर कल्याण ही परेशान होते हुए, इसके मारने का तो मुझे बिल्कुल भी अफसोस नहीं है, बस परेशान इस बात के हैं कि अगर राणा पैलेस में इसका सर मिला है तो कहीं तुम्हारी सीट पर इसका कोई बड़ा इफेक्ट ना हो, किसी ने यह जानबूझकर भी किया होगा, खबर निकालो इस सब की। यह सुनते ही अभिजीत अपना सिर्फ नामे हिलाकर, परेशान मत हो मां, मैंने पहले ही सारी अरेंजमेंट कर दी है, और मालिक का सर यहां पर है। यह सिर्फ कुछ ऑफिसर्स को ही पता है, इतनी ज्यादा परेशानी की कोई बात नहीं है। यह सर कुछ देर के बाद सीबीआई के हाथों में चल ही जाएगा। पर इस बात से मुझे हैरानी हो रही है कि किसने मलिक का सर यहां पर लाया होगा। लगता है कोई ऐसा है जो आपकी ख्वाहिश है पूरी करना चाहता है। कहते हुए अभिजीत मुस्कुरा देता है, और अभिजीत की बात को सुनकर कल्याणी अपनी जगह पर खड़ी होकर, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। इस मलिक का चेहरा देखकर एक सुकून मिल रहा है कि दुनिया में गंदगी चली गई है। भगवान से यही दुआ करूंगी इसके साथ जितनी भी गंदगी है वह भी चली जाए। कहते हुए वह वहां से चली जाती हैं, और वही नीलिमा अभिजीत की तरफ देखकर, अभिजीत तुम इसे लेकर जाओ, यह वैसे भी गंदगी है, और मुझे अभी घर को शुद्ध करना पड़ेगा। इस गंदगी की वजह से मेरा घर में गंदगी आ गई है, और मैं नहीं चाहती कि मलिक का सर यहां पर और देर तक रहे। तुम इसे बाहर लेकर जाओ, तब तक मैं सर्वेंट से कहकर यह पूरा विला साफ करवा देता हूं। कहते हुए वह वहां से चली जाती है, और वही कादम्बरी की नज़र तो सिर्फ और सिर्फ मलिक के सर पर थी। उसकी आंखें हाथ से ज्यादा ठंडी पड़ चुकी थी, और वही तरुण अपने चेहरे पर उदासी लिए कादम्बरी के साइड में खड़ा होकर उदास भरी आवाज में, बुआ यह सब क्या हो रहा है, यह किसने किया होगा। कहते कहते अपने चेहरे पर हैरानी के साथ उदासी लाकर वह कादम्बरी के साइड में खड़ा हो जाता है, और कादम्बरी उसकी बात को सुनकर उदासी भरी आवाज में, बच्चा मुझे खुद भी इस बारे में समझ नहीं आ रहा है कि यह सब क्या हो रहा है। किसी बेगुनाह की जान ले ली है किसने, और सिर्फ अपने मतलब के लिए। मालिक ऐसा नहीं कर सकता था, यह मैं जानती थी, और यह सब नव जानबूझकर किसी ने किया है। तुम सोच भी नहीं सकते कोई इतना नीचे कैसे गिर सकता है। यह सुनते ही तरुण, जिसके हाथों की मुठियां बन चुकी थी, पर जाती नहीं, क्योंकि वह हाथ उसने पेट के पॉकेट में डाला था। अगर कादम्बरी की जगह कोई दूसरा होता और यही तरुण के सामने कह देता, तो तरुण ने अब तक उसे मौत के दर्शन दिखाई दिए होते, पर कादम्बरी थी जिसकी वजह से वह शांत बैठकर अपने चेहरे पर निराशा उदासी लिए
और कोई कैसे ऐसा मार सकता है? ऐसा लग रहा है कि किसी ने अपनी दुश्मनी निकाल रही है। आप तो देखो इसके हालात, और मैंने सुना है उसकी बॉडी में से किसी उंगली कटी है, जहां तक कि उसकी बॉडी भी पूरी सड़ चुकी है। कहते हुए गहरी सांस लेकर अपने मन में, अब पता नहीं यह बॉडी फूटेगी कब, इन्फॉर्मेशन तो मिली होगी। 3 घंटे हैं। 3 घंटे बाद पूरा पैलेस उसके खून से रखने वाला है। जितने भी इसके कामों में हाथ मिलाए हैं, उन सभी को तो मौत होनी चाहिए कि नहीं। एक बार उसका खून इन सब पर चला जाए, उसके बाद और भी मजा आ जाएगा। मन ही मन कहकर तरुण अपने चेहरे पर उदासी लिए। क्या आप वहां पर जाने वाली है, मतलब उसकी बॉडी देखने के लिए? कादम्बरी यह सुनकर जल्दी से अपना सरनामे हिलाकर, बिल्कुल भी नहीं, अगर हम वहां पर चले गए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। वैसे तुमने इन्फॉर्मेशन निकली है, वहां पर कौन कौन है, कुछ पता चला है? यह सुनते ही तरुण अपना सरनामे हिलाकर निराशा भरी आवाज में, मुझे तो पापा ने बताया, तब पता चला, मुझे भी इस बारे में कुछ पता नहीं है। पर मैं पूछता हूँ, कोशिश करता हूँ, अगर कुछ पता चले तो मैं आपको बता दूंगा। कादम्बरी यह सुनकर उसके कंधे पर हाथ रखकर अपना सर हिलाते हुए वहां से चली जाती है। वही कादम्बरी के जाते हैं। तरुण अपना मोबाइल निकालकर गार्डन की तरफ बढ़ जाता है। गार्डन में आकर वह चारों तरफ देखने लगता है। फिर एक गहरी सांस लेकर किसी को कॉल लगा लेता है। सामने से कॉल अटेंड होता है तो तरुण अपनी गहरी आवाज में, तुम लोगों को जो काम दिया था वह हो गया होगा ना? मुझे कोई भी मासूम उसे पैलेस में नहीं चाहिए। जितना हो सके उतना जल्दी पैलेस को सिर्फ और सिर्फ उसके आदमियों से वहां पर करो। अंदर सिर्फ उसके आदमी होने चाहिए और बाकी ऑफिसर्स बाहर होने चाहिए। कुछ ऐसा करो, इसके बाद यह सब हो। और याद रहे, मेरे पापा वहां पर मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए। यह सुनकर सामने से एक आदमी की आवाज आती है, परेशान मत हो सर, मैंने सारी अरेंजमेंट कर ली है। यहां तक कि सारी सिक्योरिटी मैंने अपने हाथों में रखी है। मालिक के आदमी उसके साइड में बैठे हुए हैं, और यहां तक कि हमारे जितने भी ऑफिस है वह सभी बाहर, किसी को भी अंदर जाने की परमिशन नहीं है, शिवाय मलिक के ऑफिसर्स के अलावा। और भाव की बात है तो उनको हमने मंत्रालय में भेज दिया है। मालिक की सारी डिटेल जो आ गई है, और उसके करना मुंह से लेकर उन लड़कियों की पूरी फैमिली वहां पर बैठी हुई है। तो मुझे नहीं लगता कि 4 घंटे से पहले कोई आएगा। और यहां तक कि एम्बुलेंस को भी हमने आने के लिए मना कर दिया है, जब तक सीबीआई वाले इसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं। और उन्हें इन्वॉल्व तभी होंगे जब 3 घंटे बाद उनके हाथों में लेटर आएगा। सामने वाले की पूरी बात सुनकर तरुण के होठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ जाती है। वह बड़ी अजीब तरह से मुस्कुराते हुए, तो तुमने सही किया, बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। अब आएगा मजा जब बुराई के साथ उसकी जड़ भी खत्म होगी। बहुत पाल रखे थे ना उसने कुत्ते, अब यही कुत्ते उसके साथ मरेंगे। और सबसे ज्यादा तो मजा तब आएगा जब उसकी खून की होली लाइव फुटेज बनेगी। कहते हुए बड़ी अजीब तरह से मुस्कराने लगता है और कॉल को कट करके वही मोबाइल को साइड में रखकर कुछ सोचने लगता है। उसके होठों की मुस्कुराहट गायब हो चुकी थी। वह कुछ सोचने लगता है, पर अपनी आंखें बंद करके अपनी जगह पर खड़ा होकर वहां से वह राणा इंटरप्राइजेज के लिए निकलता है। अब गुरु नहीं था तो जाहिर सी बात है तरुण को बिना किसी की नजर में आए पूरे इंटरप्राइजेज को संभालना था। वही गुरु फ्रेश होकर जब आता है, बाहर रूम को खाली देखकर वह समझ जाता है कि दुआ अभी तक कमरे में आई नहीं है। तो वैसे ही क्लोजिंग रूम में जाकर लोवर और शर्ट पहनकर अपने दोनों हाथ जेब में डाले कमरे से बाहर निकालकर डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ जाता है। डाइनिंग टेबल पर वह जैसे ही आता है तो उसकी प्यारी सी चेरी को देखा है, जो इडली ऐसे खा रही थी जैसे कभी उसे कोई मिल ही नहीं है।
एक प्लेट में इडली रखी थी। वही उसके साइड में चटनी 2 साइड रखी थी और साथ ही साथ डोज भी रखे हुए थे। मतलब दुआ को जो पसंद आ रहा था वह खाए जा रही थी और वह गर्म थी क्योंकि सुलोचना उसके सामने वह गरम रख रही थी और दुआ छोटे बच्चों की तरह अपनी आंखें बंद करके सुकून से खा रही थी। गुरु एक कोने में खड़ा पिलर से टेक लगाए अपने पैर को क्रॉस किया दुआ को अपनी गहरी नजरों से देखा है, जो बड़े प्यार से हर एक डोज को ऐसे खा रही थी जैसे उसे कोई जन्नत मिल गई हो। छोटी छोटी चीजों में खुश रहना क्या होता है ये दुआ सीखना चाहिए। दुआ का नेचर ही इतना ज्यादा प्यार था, क्या ही कह सकते हैं। दुआ अपने डोज को खाने के बाद अपने होठों पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट लिए अपने पेट पर हाथ रखती है तो उसका पेट अब भर चुका था। वह दोनों पेट पर हाथ रख कर जो सुमित्रा वहां पर आ रही थी उसे देखकर अपने होठों पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट लिए, आंटी आपने सच में क्या डर से बने हैं, बहुत टेस्टी हैं। मेरा तो पेट भर गया और आप इसे दोपहर में भी रख देना, दोपहर में भी खा लूंगी मैं। कहते कहते वह छोटे बच्चों की तरह अपने होठों पर एक मुस्कुराहट लिए सुमित्रा को देखने लगती है। वही सुमित्रा यह सुनकर बस मुस्कुरा देती है। तभी वह गुरु को देखते हैं जो कोने में खड़ा था। उसे देखकर वह अपना सर झुका लेती है। वही दुआ को कुछ समझ नहीं आता है। वह सुमित राजेश दिशा में देख रही थी। उसे दिशा में देखने लगती है तो वहां पर उसे गुरु नजर आता है। वह उसे देखकर अपनी नीली आंखें बड़ी बड़ी करके, आप कब आए और आप ब्रेकफास्ट क्यों नहीं कर रहे? देखो आंटी ने बहुत टेस्टी टेस्टी डोस और इडली बनाया है। कहते हुए वह छोटे बच्चों की तरह मुस्कुराकर उसे देखने लगते हैं। वही उसकी बात को सुनकर गुरु बस अपना सर हिलाकर उसके पास आ जाता है तो दुआ बिना किसी का इंतजार किया खुद गुरु को डोसा और इडली सर्वे करने लगती है। गुरु इस पर कुछ नहीं कहता है। वह दुआ की आंखों में चमक देख सकता था। दुआ उसके प्लेट में डोसा और इडली सर्वे करने के बाद अपनी नीली आंखें बड़ी बड़ी करके, अब आप खाकर बताइए कैसे, बहुत अच्छे हैं ना? कहते कहते वह अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देखने लगते हैं और वही उसकी बात को सुनकर गुरु बस अपना सर हिला देता है और इडली खाने लगता है। वही सुमित्रा यह देखकर खुद से ही, जहां तक मैं जानती हूं तो बाबा को डोसा और इडली तो पसंद नहीं था, आज कैसे खा रहे हैं? लगता है मैडम की वजह से खा रहे हैं। दुआ बेटी है ही ऐसी, किसी को भी अपनी बात मनवाने पर मजबूर करती है, बहुत प्यारी है। खुद से ही कहकर सुमित्रा वहां से चली जाती है। वही दुआ गुरु की तरफ देखकर अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके, अब तुम कुछ कहोगे कि ऐसे ही खाते बैठोगे, बहुत अच्छा है ना? गुरु बस अपना सर हिला देता है तो दुआ उसका मूड बहुत अच्छा हुआ देखते हैं तो कुछ सोचकर अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके, अब मुझे यह बताओ कि हम राणा पैलेस कब जाने वाले हैं? मतलब मुझे डेट तो बता दो, पूरी जिंदगी तो यहाँ पर नहीं रहने वाले हैं। कहते कहते वह अपनी नीली आंखें बड़ी बड़ी करके बड़ी मासूमियत से उसे देखने लगती है और वही उसकी पूरी बात को सुनने के बाद गुरु को समझना चाहता है कि उसकी चेरी उसके साथ इतने प्यार से बात क्यों कर रही है और वह बार बार उसे खाना सर्वे क्यों कर रही है। उसका इतना स्वीट होना का मतलब समझकर वह वैसे ही इडली खाते हुए, क्या मैंने कहा था तुम्हें चेरी कि हम विला जाने वाले हैं और वैसे भी कुछ प्रॉब्लम से उनका सॉल्यूशन भी तो चाहिए कि नहीं, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा तब हम राणा पैलेस जाने के बारे में सोचेंगे। फिलहाल तो तुम यहाँ पर एंजॉय करो, वैसे कोई कमी तो है नहीं तुम्हारे लिए, हर कोई यहाँ पर है। गार्डन है, मूवी देखने के लिए तुम्हारे लिए स्पेशल थिएटर बनवाया गया है, गेमिंग रूम है, और क्या चाहिए तुम्हें? यह सुनते ही दुआ जो उसकी बात को सुनकर उदास हो चुकी थी, वह उदास सी, पर यहाँ मेरे फैमिली वह कहाँ पर है? सबके बीच रहकर एक अलग ही सुकून मिलता है। यहाँ पर हर कोई मुझसे बात करता है पर डरता भी उतना ही है।
चलो यह हम वक्त पर छोड़ देते हैं कि कौन किसे कितना डरता है। अब आएगा मजा जब यह पता चलेगा कि कौन कितना डरता है। मैं अगर तुमसे डरता हूं तो तुम्हारे परिवार को बर्बाद नहीं करूंगा। वैसे कल हमें इंडिया जाना है। हर वक्त कहाँ गया है? खुद की आंखों के सामने पूरे परिवार को बिखरता हुआ देखना तब मजा आता है जब सब सामने होकर अपने प्यादों के साथ खड़े हो। वैसे तुम्हारा बाप अभी भी कोमा में है। मुझे लगता है वह जल भी जाएगा, तभी मरेगा नहीं। चलो अब तुम्हें मिलता रहा हूं। तुम्हारी फैमिली से इतना प्यार, तुम्हारा दोस्त हूं। आखिरी वक्त में तुम मुझसे मिलने वाले हो। आज शाम को हम इंडिया निकल जाएंगे। पर हाँ, मेरी प्यारी सी भाभी और मेरी प्यारी बहन, उसे बेहोश करना पड़ेगा। परेशान मत हो, तुम्हारी बाहों में ही वह रहेगी, वादा करता हूं। आखिर तुम्हारी प्यारी बीवी जो है, और इतनी मासूम भी है। कहते हुए वह अपनी जगह से खड़ा होकर साइड में खड़ी लड़की की तरफ देखकर, और नैना तुम्हें तो पता है क्या करना है। मेरे दोस्त का ख्याल रखो और पैकिंग अच्छे से करो। अभी से तुम पैलेस ले जा सकती हो। मेरी प्यारी सी बहन परेशान है, कभी सुसाइड ना कर ले। अगर ऐसा हो गया तो मजा नहीं आएगा। यह सुनकर नैना बस अपना सर हिला देती है। वह कुछ कहती नहीं है और वही वह आदमी वहां से चला जाता है। उसे आदमी के जाने के बाद नैना एक गहरी सांस लेकर उसे शख्स की तरफ देखती है जो अपनी आंखें बंद करके सिगरेट के कश ले रहा था। वह शख्स अपने पैरों को देखा है। जिस समय जंजीर थी, नैना चारों तरफ देखते हैं और फिर उसे जंजीर को निकालकर बिना किसी की नजर में आए अपना सर झुका लेती हैं। तो वह आदमी धीरे से मगर अपने होठों पर एक मुस्कुराहट लिए, बेटी हूं मेरी, तुम चाहे खून का रिश्ता ना हो पर एक बेटी का फर्ज निभाया है। तुमने हमेशा सर झुकाओ मत। मुझे सर झुकना पड़ेगा तुम्हारे सामने, कैसा चाहती हो। यह सुनकर नैना अपना सर जल्दी से ना में हिलाकर गहरी सांस लेकर अपनी जगह पर खड़ी होकर 2 बॉडीगार्ड्स को बुलाती है, जिससे वह दोनों बॉडीगार्ड वहां पर आकर उसे शख्स को वहां से ले जाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ राणा परिवार में सोफे पर कल्याणी बैठी हुई थी, चेहरे पर परेशानी थी और उसी के साइड में नीलिमा, अभिजीत, साधु और तरुण, वह भी वहां पर आया हुआ था। कादम्बरी का चेहरा पूरी तरह से फीका पड़ चुका था, जिस पर बारी बारी से हमारा तरुण नजर रख रहा था। वह देख सकता था कादम्बरी का चेहरा कितना ज्यादा फीका पड़ चुका है। वही शाम में प्लेट में सजाया हुआ था मलिक का सर। कल्याणी सोफे पर बैठकर अभिजीत को देखते हैं तो अभिजीत अपना सर ना में हिलाकर, मां सच में कह रहा हूं, मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। मैं भी हैरान हूं मालिक का सर देखकर। मैंने अपने सारे पुलिस ऑफिसर को भेजा था मलिक को ढूंढने के लिए, पर मुझे नहीं लगा था कि मलिक का सर मुझे ऐसे घर के बाहर मिलेगा और मालिक के डेड बॉडी उसके पैलेस में मिली है। समझ नहीं आ रहा है कि आखिर यह सब किसने किया। कोई था सीसीटीवी कैमरे में, मैंने देखा तब ब्लैक कपड़े पहने हुए था, जिसका चेहरा दिख नहीं रहा था। कहते हुए वह शांत हो जाता है। तो वही उसके बाद को सुनकर कल्याण ही परेशान होते हुए, इसके मारने का तो मुझे बिल्कुल भी अफसोस नहीं है, बस परेशान इस बात के हैं कि अगर राणा पैलेस में इसका सर मिला है तो कहीं तुम्हारी सीट पर इसका कोई बड़ा इफेक्ट ना हो। किसी ने यह जानबूझकर भी किया होगा, खबर निकालो इस सब की। यह सुनते ही अभिजीत अपना सिर्फ ना में हिलाकर, परेशान मत हो मां, मैंने पहले ही सारी अरेंजमेंट कर दी है और मालिक का सर यहां पर है। यह सिर्फ कुछ ऑफिसर्स को ही पता है। इतनी ज्यादा परेशानी की कोई बात नहीं है। यह सर कुछ देर के बाद सीबीआई के हाथों में चल ही जाएगा। पर इस बात से मुझे हैरानी हो रही है कि किसने मलिक का सर यहां पर लाया होगा। लगता है कोई ऐसा है जो आपकी ख्वाहिश है पूरी करना चाहता है। कहते हुए अभिजीत मुस्कुरा देता है और अभिजीत की बात को सुनकर कल्याणी अपनी जगह पर खड़ी होकर, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है।
इस मलिक का चेहरा देखकर एक सुकून मिल रहा है कि दुनिया में गंदगी चली गई है। भगवान से यही दुआ करूंगी इसके साथ जितनी भी गंदगी है वह भी चली जाए। कहते हुए वह वहां से चली जाती है। और वही नीलिमा अभिजीत की तरफ देखकर, अभिजीत तुम इसे लेकर जाओ, यह वैसे भी गंदगी है और मुझे अभी घर को शुद्ध करना पड़ेगा। इस गंदगी की वजह से मेरा घर में गंदगी आ गई है और मैं नहीं चाहती कि मलिक का सर यहाँ पर और देर तक रहे। तुम इसे बाहर लेकर जाओ, तब तक मैं सर्वेंट से कहकर यह पूरा विला साफ करवा देता हूँ। कहते हुए वह वहां से चली जाती है और वही कादम्बरी की नज़र तो सिर्फ और सिर्फ मलिक के सर पर थी। उसकी आंखें हाथ से ज्यादा ठंडी पड़ चुकी थी और वही तरुण अपने चेहरे पर उदासी लिए कादम्बरी के साइड में खड़ा होकर उदास भरी आवाज में, बुआ यह सब क्या हो रहा है, यह किसने किया होगा? कहते कहते अपने चेहरे पर हैरानी के साथ उदासी लाकर वह कादम्बरी के साइड में खड़ा हो जाता है और कादम्बरी उसकी बात को सुनकर उदासी भरी आवाज में, बच्चा मुझे खुद भी इस बारे में समझ नहीं आ रहा है कि यह सब क्या हो रहा है। किसी बेगुनाह की जान ले ली है किसने? और सिर्फ अपने मतलब के लिए मालिक ऐसा नहीं कर सकता था। यह मैं जानती थी और यह सब नव जानबूझकर किसी ने किया है। तुम सोच भी नहीं सकते कोई इतना नीचे कैसे गिर सकता है। यह सुनते ही तरुण, जिसके हाथों की मुठियां बन चुकी थी, पर जाती नहीं क्योंकि वह हाथ उसने पेट के पॉकेट में डाला था। अगर कादम्बरी की जगह कोई दूसरा होता और यही तरुण के सामने कह देता तो तरुण ने अब तक उसे मौत के दर्शन दिखाई दिए होते, पर कादम्बरी थी जिसकी वजह से वह शांत बैठकर अपने चेहरे पर निराशा उदासी लिए। और कोई कैसे ऐसा मार सकता है? ऐसा लग रहा है कि किसी ने अपनी दुश्मनी निकाल रही है। आप तो देखो इसके हालात, और मैंने सुना है उसकी बॉडी में से किसी उंगली कटी है, जहां तक कि उसकी बॉडी भी पूरी सड़ चुकी है। कहते हुए गहरी सांस लेकर अपने मन में, अब पता नहीं यह बॉडी फूटेगी कब, इन्फॉर्मेशन तो मिली होगी। 3 घंटे हैं। 3 घंटे बाद पूरा पैलेस उसके खून से रखने वाला है। जितने भी इसके कामों में हाथ मिलाए हैं उन सभी को तो मौत होनी चाहिए कि नहीं। एक बार उसका खून इन सब पर चला जाए उसके बाद और भी मजा आ जाएगा। मन ही मन कहकर तरुण अपने चेहरे पर उदासी लिए, क्या आप वहां पर जाने वाली है, मतलब उसकी बॉडी देखने के लिए? कादम्बरी यह सुनकर जल्दी से अपना सरना में हिलाकर, बिल्कुल भी नहीं, अगर हम वहां पर चले गए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। वैसे तुमने इन्फॉर्मेशन निकली है, वहां पर कौन कौन है, कुछ पता चला है? यह सुनते ही तरुण अपना सरना में हिलाकर निराशा भरी आवाज में, मुझे तो पापा ने बताया तब पता चला, मुझे भी इस बारे में कुछ पता नहीं है, पर मैं पूछता हूँ, कोशिश करता हूँ, अगर कुछ पता चले तो मैं आपको बता दूंगा। कादम्बरी यह सुनकर उसके कंधे पर हाथ रखकर अपना सर हिलाते हुए वहां से चली जाती है। वही कादम्बरी के जाते हैं। तरुण अपना मोबाइल निकालकर गार्डन की तरफ बढ़ जाता है। गार्डन में आकर वह चारों तरफ देखने लगता है। फिर एक गहरी सांस लेकर किसी को कॉल लगा लेता है। कहते हो छोटे बच्चों की तरह अपने दोनों उंगलियों को आपस में जोड़ उसे गोल गोल घूमने लगती है। और वही उसकी बात को सुनकर गुरु, जो डोसा खा रहा था, उसके हाथ रुक जाते हैं। वह दूसरे को वही प्लेट पर रख कर टिश्यू से अपने हाथों को पहुंचकर दुआ के दोनों हाथों को पकड़कर अपनी तरफ कर लेता है, जिसे दुआ कर उसके गोद में बैठ जाती है। तो वही गुरु दुआ के बालों को सहलाकर उसकी आंखों में देखते हुए, चेरी मुझे पता है तुम्हें यह सब पसंद नहीं है, बस कुछ वक्त की बात है। कभी कभी कुछ चीजों के लिए हमें खुद को भी छुपाना पड़ता है। तुम जानती हो ना, इतना समझ लो राणा परिवार में कुछ ऐसी चीज है जो जानलेवा हो सकती है। तुम्हें तुम्हारा गुरु तो बचा लेगा, पर राणा परिवार को कौन बचाएगा? उनके बारे में सोचो, कुछ वक्त की बात है, सब कुछ ठीक हो जाएगा और तुम फिर से अपनी फैमिली और मेरी मदर इन लॉ से भी मिलेगी। कहते कहते वह उसके बालों को सहलाने लगता है।
तो वही उसकी बात को सुनकर दुआ कुछ नहीं रहती है। वह अपने सर को उसके सीने में छुपा लेती है। गुरु भी उसके बालों पर अपने हाथों को ले जाकर उसके बालों को सहलाने लगता है। दुआ ने अपनी आंखें बंद कर लेती वह गहरी गहरी सांस ले रही थी और गुरु डोसा को खा रहा था। ब्रेकफास्ट होने के बाद दुआ सोफे पर बैठी थी और गुरु ऊपर कमरे में गया था। बड़ा वहां पर आ जाता है। वह दुआ को देखकर अपना सर झुका लेता है। दुआ उसे देखकर कुछ कहती नहीं है। वह वैसे ही सामने देखने लगते हैं। गुरु जब आता है तो भूरा को देखकर वह गहरी सांस लेकर अपनी चेरी को देखा है जो सोफे पर बैठी हुई थी। वह उसके पास जाकर उसके साइड में बैठ जाता है, जिससे दुआ अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके छोटे बच्चों की तरह मुंह बनाते हुए, आज भी आप लेट नहीं आएंगे ना? कल भी आप बहुत लेट आए थे और आज जल्दी आ जाइए। वैसे भी लेट कौन सा काम रहता है? यह बात मुझे समझ नहीं आती है। जल्दी से जल्दी आ जाइए, मुझे यहाँ पर अकेला बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। कहते कहते वह गुरु को देखते हैं जो उसे ही अपनी शांत नजरों से देख रहा था। वह उसके बाद पर बस अपना सर हिला देता है। वह उसके फोटो पर अपने होठों पर उसे स्मूथ किस करके उससे दूर हो जाता है, जिससे दुआ का चेहरा टमाटर की तरह लाल लाल होने लगता है। आखिर भूरा कहाँ पर खड़ा था और वह दोनों यह सब कर रहे थे। उसे और भी ज्यादा अजीब महसूस हो रहा था। वह अपनी शर्म आती हुई तिरछी नजरों से बड़ा को देखते हैं जो अब गायब हो चुका था वहां पर, क्योंकि भूरा ने जब यह देखा कि गुरु दुआ के साइड में चला गया है तो वह वहां से बाहर चला गया। वही दुआ गहरी सांस लेती है उसे न देखकर और गुरु अपनी होठों पर एक मुस्कुराहट लाकर दुआ के बालों को सहलाते हुए, लंच कर लेना और डिनर भी कर लेना, शायद मुझे लेट भी हो सकता है। और याद रखना, अगर कुछ भी काम हो या तुम्हारा मन नहीं लग रहा था तो मुझे कॉल कर देना, गार्डन भी है, घूम लो। कहते हुए वह उसे छोटे बच्चों की तरह हर एक चीज को समझकर वहां से चला जाता है। वही दुआ उसे जाते हुए देखते हैं, फिर एक गहरी सांस लेकर अपना करना देती है। वह कुछ सोचकर गेमिंग रूम की तरह बढ़ने लगते हैं। वही गुरु के चेहरे पर जो इतनी देर से मुस्कुराहट ही वह गायब हो चुकी थी। वह मुस्कुराता था तो सिर्फ और सिर्फ अपनी चेरी के लिए। अब तो वह वहां पर नहीं थी तो उसके चेहरे की मुस्कुराहट भी गायब हो चुकी थी, बल्कि उसका पूरा चेहरा ठंडा पड़ चुका था। भूरा ने अपना सर झुका लिया था। वो कार का डोर को ओपन किए हुए था। गुरु बिना उसे पर ध्यान दिए अंदर बैठ जाता है, जिससे भूरा डोर को बंद करके आगे वाली सीट पर जाकर बैठ जाता है। ड्राइवर कार स्टार्ट करके वहां से चला जाता है। गुरु सिगरेट को निकलता है, फिर कुछ सोचकर साइड में रख कर बुरा की तरफ देखकर अपनी ठंडी आवाज में, जो काम दिया था वह हो गया है, बॉडी को तो ले गए पर अभी तक उसकी कोई खबर नहीं आई है। मुझे फटने में बस कुछ ही वक्त है और जहां तक मैं जानता हूं तो मैंने ऑर्डर पहले ही दिया था कि राणा परिवार का वहां पर कोई भी शख्स मौजूद नहीं चाहिए। कहते हुए को ठंडी आंखों से उसे देखने लगता है तो वही उसकी बात को सुनकर भूरा अपना सर हिलाकर, सारी अरेंजमेंट हो चुकी है और छोटे बॉस ने भी सारे अरेंजमेंट अपने हाथों में ले ली है। यहां तक कि सारे ऑफिसर बाहर हैं और मालिक के जितने भी आदमी हैं वह सभी पैलेस के अंदर है। यहां तक कि जितने भी सर्वेंट वहां पर काम कर रहे थे उन सभी को वहां से ले गए हैं और राणा इंटरप्राइजेज के बारे में पता चला है कि उसके शेयर्स स्टेबल हो चुके हैं। गुरु बड़ा की पूरी बात सुनने के बाद अपना सर हिला देता है। वह कुछ सोचकर, और नायक का हाल कैसा है? बेटा गायब हो चुका है तो जरूर कुछ तो पागल वाली हरकत करेगा, उसके बारे में कुछ पता चला है। दोपहर तक नायक के घर पर भी उसका गिफ्ट देना चाहिए। आखिर दुश्मनी की है, मुझे उसके बदले उसे कुछ तो तोहफा देना चाहिए कि नहीं? बुरा इस पर अपना सर हिला देता है। वह कुछ सोचते हुए अपने हाथों में पड़े हुए टैप को गरुड़ के सामने करके
इन्फॉर्मेशन मिली है कि आज रात तक वह आने वाला है। क्या करना है? क्या हमारे आदमी वहां पर रखे कि नहीं? गुरु इस पर अपना सरनामे हिलाकर अपने होठों पर एक अजीब तरह से मुस्कुराते हुए, बिल्कुल भी नहीं शक, अगर एक बार हो जाए ना तो सब कुछ बर्बाद कर देता है। तुम्हें जो मैंने सोना दिया था उसका क्या हुआ? वह मूर्तियां और उसमें जो छुपा हुआ खजाना था, वह किसका है? कुछ पता चला कोई ऐसा है जिसने उसे छुपाया है, और वह बहुत जल्द वहां पर जरूर आएगा, पर उससे पहले मुझे इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए कि वह सब किसका है। वह मूर्ति जानी पहचानी है, अगर वह उसका खजाना निकला तो और भी ज्यादा मजा आ जाएगा। कहते हुए वह बड़ी अजीब तरह से मुस्कुराने लगता है। वही उसकी बात और उसके चेहरे की मुस्कुराहट को देखकर भूरा के चेहरा पूरी तरह से पसीने में भर जाता है। वह बस अपना सर हिलाकर गहरी सांस लेता है, और वही उसके चेहरे पर का परेशानी और पसीने को देखकर गुरु बस मुस्कुरा देता है। वही दूसरी तरफ कादम्बरी अपने कमरे में परेशान सी बैठी हुई थी। इस समय उसने दरवाजा बंद रखा था, जिससे उसके कमरे में कोई नहीं आ सके। कादम्बरी अपनी मोबाइल को निकालकर नायक को कॉल लगाती है। नायक कॉल उठा लेता है तो कादम्बरी चिल्लाते हुए, नायक यह सब हो क्या रहा है? मलिक का सर राणा पैलेस में कहाँ कर रहा है, और उसकी बॉडी उसके पैलेस में क्या कर रही है? यह सब हो क्या रहा है? यह सुनते ही नायक अपने सर पर हाथ रखकर गहरी सांस लेकर, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कादम्बरी, यह सब हो क्या रहा है? यहाँ पर मेरा बेटा गायब हो चुका है, ढूंढ रहा हूं पर मिल नहीं रहा है, और ऊपर से यह मालिक पता नहीं आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ, और जितनी भी इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहा हूं पर कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो और अचानक से यह सब मेरे सामने आ गया। अब मुझे इस बात का डर है कि कहीं मेरे बेटे के साथ कुछ ना हो। कहते कहते नायक परेशान सा होने लगता है, और वही उसकी आवाज में परेशानी को महसूस करके कादम्बरी एक गहरी सांस लेती है। वह कुछ सोचकर, एक काम करो, तुम मलिक के दिल के बारे में पता लगाओ कि वहां पर हो तो हो क्या रहा है, और उसकी डेड बॉडी और उसके जो भी मर्डर केस से रिलेटेड जो भी है उसके बारे में ढूंढने की कोशिश करो। मैं भी देख रही हूं, और अभी तक उसका कॉल भी नहीं आया है। आप कॉल आते ही मैं तुम्हें बता दूंगी, उसे भी यह खबर पता ही लग चुकी होगी। यह सुनकर नायक एक गहरी सांस लेकर, मुझे कॉल तो सुबह आया था, ढूंढने के लिए कहाँ था मुझे? शायद उसे पता नहीं था, पता होगा तो कुछ पता नहीं है। फिलहाल तो मैं बाहर हूं, तुम्हें बाद में कॉल करता हूं। और हाँ, राणा पैलेस पर नजर रखो। मलिक को मारने में कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है राणा परिवार में से ही कोई है। अभिजीत राणा की गारंटी मैं नहीं दे सकता, क्योंकि अभिजीत राणा ऐसे किसी को नहीं मार सकता। जहां तक मैं उसके बारे में जानता हूं, उसका दिल बहुत नाजुक है। इतनी क्रूएलिटी उसके अंदर बिल्कुल भी नहीं होगी, कोई और ही है, पता लगवाना पड़ेगा। यह सुनकर कादम्बरी अपना सर हिलाकर कुछ सोचते हुए, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई राणा में से होगा, क्योंकि जहां तक मैं पैलेस में रह रही हूं, मैंने अभिजीत को देखना है। वह तो नहीं गया है और कोई भी नहीं है। तरुण बाहर था, पर वह मालिक को नहीं मार सकता, क्योंकि वह हमारे में शामिल है। कोई और ही है जो राणा के ऊपर शक डालकर खुद अपनी मनमानी कर रहा है। कहते हुए वह शांत हो जाती है, तो वही उसकी बात को सुनकर वो कुछ कहता नहीं है। वह शांत हो जाता है, वह कॉल को कट कर देता है, जिससे कादम्बरी खुद से ही, बड़ा अजीब इंसान है। यहां पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात कर रही हूं, पर यह है जैसे कुछ सुना ही नहीं है। मैं भी अपना सर कहां फोड़ रही हूं। चल कादम्बरी, पहले ही कम परेशानी नहीं है, जो अब और परेशानी आ रहे हैं। और पता नहीं नायक का बेटा कहाँ होगा। अगर नायक का बेटा इस दुनिया से चला गया ना, तो नायक किसी को नहीं छोड़ेगा, और ऊपर से उसका भी तो कॉल नहीं आ रहा है। क्या करूं मैं, हर तरफ फंस रही हूं मैं। खुद से ही कहते कहते कादम्बरी वहीं सोफे पर बैठकर अपनी आंखें बंद कर लेती है।
इस बात से अनजान कि कोई उसकी बातें सुन रहा है। तरुण जो अपनी कार में बैठा हुआ था, वह कादम्बरी की पूरी बात सुनने के बाद कुछ सोचते हुए अपना सर हिलाकर किसी को कॉल लगा लेता है। सामने से कोई कॉल उठा लेता है तो तरुण अपनी ठंडी आवाज में, जो काम दिया था वह हो गया। याद रखना, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। और हाँ, नायक से नजर हटाने नहीं चाहिए। कुछ तो प्लान करेंगे और वह प्लेन बहुत ज्यादा बड़ा होगा। अब देखना यह है कि शतरंज में नया खिलाड़ी कौन आता है। कहते कहते वह कॉल को कट करके कुछ सोचने लगता है। तब तक हरियाणा इंटरप्राइजेज भी आ जाती है। राणा इंटरप्राइजेज में आते हैं। एक गहरी सांस लेता है। सभी उसे देखकर अपना सर झुका रहे थे, पर तरुण था जिसने किसी पर भी ध्यान नहीं दिया था। और लड़कियां तो बस तभी को देख रही थी, पर तरुण को तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उसकी जिंदगी में सिर्फ एक ही लड़की थी जिसे वह देखना चाहता है, जिसके साथ वह रहना चाहता है और जिसे अपनी नजदीक लाना चाहता है। अपने केबिन में आकर तरुण गहरी सांस लेकर लैपटॉप को ऑन कर देता है। केबिन में रखे हुए टेलीफोन से किसी को कॉल लगाकर, जल्दी से जल्दी फाइल्स मेरे केबिन में आना चाहिए। कहते कहते वह वही टेलीफोन को बंद करके एक गहरी सांस लेकर लैपटॉप को ऑन कर देता है। सारे डॉक्यूमेंट को चेक करने लगता है। केबिन में आ जाता है उसका असिस्टेंट जिसने अपना सर झुकाया हुआ था। तरुण बिना उसकी तरफ देखकर अपनी ठंडी आवाज में, इतने दिनों से जो भी वर्क पेंडिंग है उसकी सारी फाइल्स मुझे अभी के अभी चाहिए, और गलती की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। और सुना है 2 टेंडर अभी तक हमारे साइन नहीं हुए हैं। भला और जायसवाल दोनों को ही बुलाओ मेरे केबिन में। कहते हुए वह असिस्टेंट को देखा है, जिससे असिस्टेंट अपना सर झुका लेता है। असिस्टेंट वहां से जा चुका था। तरुण पेपर्स को देखने लगता है। भला और जायसवाल दोनों ही आ जाते हैं। केबिन में तरुण उन दोनों की तरफ देख कर के ऊपर दूसरा पैर डाले अपनी ठंडी आवाज में, तुम दोनों को मैंने जो काम दिया था वह अभी तक नहीं हुआ है। पेपर सिग्नेचर कब होने वाले हैं? टेंडर के लिए कितनी मेहनत की है पता है ना? कुछ दिन ऑफिस का नहीं आया मैं, तुम लोगों ने तो ऑफिस अपने ही नाम करने की पूरी प्लानिंग कर दी थी। तुम्हारे पास आज का दिन है। शाम तक अगर मुझे इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली, रिजर्वेशन लेटर मेरे केबिन में आने चाहिए। अंडरस्टूड, गेट लॉस्ट। कहते हुए वह पेपर को पढ़ने लगता है। वही उसके बाद को सुनकर जायसवाल और भला दोनों ही अपना सर झुकाकर वहां से चले जाते हैं। असिस्टेंट भी वहां से अपना सर झुकाकर चला जाता है। तरुण पूरे पेपर्स को चेक करने लगता है। वह किसी को कॉल करता है। सामने से कॉल उठा लेता है तो तरुण अपनी शांत आवाज में, भाई अपने जैसे कहा था वैसे ही टेंडर्स अभी तक साइन नहीं हुए हैं सीसी, और इसमें भला और जायसवाल दोनों है। फिलहाल तो मैं उनसे इन्फॉर्मेशन मांगी है, और शाम तक रिजर्वेशन लेटर अगर आप चाहे तो उनको रेसिपी कर सकते हैं, नहीं तो हम दूसरा ऑप्शन। सामने से गुरु अपनी ठंडी आवाज में, बिल्कुल भी नहीं छोटे, बिल्कुल भी नहीं। उन्हें भनक नहीं होनी चाहिए कि तुम्हें कुछ पता है। जैसे चलता है वैसे चलने दो। लेटर आने के बाद हम बाद में इस बारे में बात कर लेंगे। पर हाँ, टेंडर साइन करने के लिए तुम्हें पता है किस अपॉइंटमेंट करना चाहिए। और याद रखना, यह टेंडर हमारे हाथों से चले गए तो राणा इंटरप्राइजेज को बहुत लॉस हो सकता है। खेल के साथ हमें बिजनेस भी देखना है। कहते हुए गुरु कॉल कट कर देता है। वही उसके कॉल कट करने से तरुण गहरी सांस लेकर पाइल्स को देखने लगता है। वही दूसरी तरफ गुरु अपने चेहरे पर मास्क पहने वीआईपी हेडक्वार्टर में चला गया था। वह अपने केबिन में आकर बैठ जाता है। किसी को भी पता नहीं था कि वह आया है, क्योंकि वह सभी प्राइवेट प्लेस से आए हुए हैं। सभी अपना सर झुकाए हुए खड़ा था। गुरु उसकी तरफ देखकर अपनी ठंडी आवाज में, सारे पेपर्स के साथ जितने भी ब्लैक वर्ल्ड में इन्वॉल्व हुए हैं
और जिन्होंने भी बिजनेस स्टार्टअप किया है, वह भी यह जानते हुए कि मैं जख्मी हूं, उन सब की डिटेल्स निकालो। हर एक की डिटेल्स मेरी पास होनी चाहिए। मुझे भी जानना है कि मेरे वॉइस में कौन कौन मुझे नीचे गिराना चाहता। कहते हुए वह बड़ी अजीब तरह से मुस्कराने लगता है। वही उसकी बात को सुनकर बड़ा अपना सर हिला देता है। और वही गुरु अपनी होठों को सहलाते हुए एक गहरी सांस लेकर अपने होठों पर अपनी जेब फिर कर उसे होठों पर सिगरेट को रखकर उसे जलता है। और सामने लैपटॉप की स्क्रीन को ऑन करके वह अपने प्राइवेट पैलेस का देखा है, जहां पर दुआ गेमिंग रूम में गेम्स खेल रही थी। इस समय उसने रेसिंग की स्टार्ट किया था। गुरु ने स्पेशल उसे कमरे में एक इलेक्ट्रॉनिक रेसिंग बाइक रखी हुई थी। कैमरा बहुत बड़ा था। दुआ में आंखों पर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लगाया हुआ था, जिसे सामने एक इमेज क्रिएट हो सके और दुआ बाइक को स्पीड में बढ़ा सके। गुरु दुआ के टैलेंट से वाकिफ था कि उसकी चेरी कितना अच्छा बाइक रेसिंग करती है। उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। दुआ के होठों पर वह मुस्कुराहट उसके दिल में एक सुकून पैदा कर रही थी। वह वैसे ही उसे देख रहा था कि तभी बड़ा उसके केबिन में आकर फाइल्स को रख देता है। गुरु फाइल्स को एक एक करके चेक करने लगता है। उसकी नज़र तो लैपटॉप की स्क्रीन पर थी, पर वह दोनों ही काम बहुत अच्छी तरह से कर रहा था। वही दुआ इस सब से बेखबर अपनी रेसिंग को कंप्लीट करती है और फिर अपनी जगह पर खड़ी होकर एक गहरी सांस लेकर छोटे बच्चों की तरह मुंह बनाते हुए गार्डन की तरफ बढ़ते हुए। सच में यहाँ पर रहना मतलब कितना बोरिंग है। कुछ भी नहीं है। पहले तो नाइट बाइक रेसिंग तो होती थी, कृषि होती थी, पर यहाँ पर अब तो कुछ भी नहीं है। शिवाय मेरे, पता नहीं यह सब कब खत्म होगा। मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ। और माम, वह तो कितना ज्यादा इंतजार कर रही हो कि मेरा उन्हें तो कितना ज्यादा उदास महसूस हो रहा होगा और कितना उन्होंने सोचा होगा परेशानी से कहीं वह बीमार ना पड़ जाए। हे भगवान, जल्दी से जल्दी मुझे राणा पैलेस में भेज दीजिए। पता नहीं मेरा शैतान पति मुझे भेजेगा कि नहीं। उसकी बातें ऐसी है कि क्या ही कहूँ। कुछ कहूंगी तो ऐसा कुछ कह देता है जिससे नहीं कहना बेहतर होता है। समझ नहीं आ रहा है कि आखिर यह सब हो क्या रहा है। कहते हुए वह झूले पर बैठ जाती हैं। तब एक वाइट कलर का डॉगी वहां पर आ जाता है, जिसे देखकर दुआ के चेहरे पर एक रौनक आ जाती है। वह अपनी जगह पर खड़ी होकर उसे डॉगी की तरह बढ़ने लगते हैं, जो खुद का खुद कर दुआ की तरफ बढ़ रहा है। तो बहुत ही ज्यादा क्यूट है। दुआ उसके पास जाकर जल्दी से उसके सामने खड़ी हो जाती है, क्योंकि वह डॉगी उसे देख रहा था। दुआ यह देखकर कुछ सोचते हुए वहीं पर बैठी रह जाती हैं और अपना हाथ आगे कर देती हैं। वह डॉगी कभी उसके हाथ को देखा है तो कभी दुआ को, और वही दुआ डॉगी को अपनी नीली आंखें बड़ी बड़ी करके देखने लगती है। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। करीब आधे घंटे के बाद डॉगी बस वैसे ही खड़ा रहता है। उसने अपना हाथ आगे नहीं लाया था। यह देखकर दुआ रोने वाली शक्ल बनाकर, अब क्या तुम भी मुझसे दोस्ती नहीं करोगे? यहाँ पर आने के बाद हर कोई मुझसे बात नहीं करता, तो तुम भी मुझसे बात नहीं करोगे? सभी मेरे शैतान पति से डरते हैं, तो क्या तुम भी डरोगे? तुम कितने ज्यादा बुरे हो जाओ, मुझसे बात मत करो, सब लोग बुरे हैं। छोटे बच्चों की तरह मुंह बनाकर अपनी आंखें छोटे छोटे करके उसे देखने लगती है, और वह डॉग उसकी बात पर गुर्रेन लगता है, जिससे दुआ अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर लेती है। डॉगी उसके पास आकर उसके हाथों पर अपना हाथ रख देता है, जिससे दुआ के होठों पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है। यहाँ पर आने के बाद उस कोई बात तो नहीं। ऐसा नहीं था कि कोई करते नहीं थे, बार सब उससे बातें तो करते थे, पर डरते भी उतने थे। दुआ जल्दी से उसे डॉगी को अपने बाहों में उठाकर अपनी जगह से खड़ी हो जाती है। दुआ उसे डॉग के लिए वही झूले पर बैठ जाती है। इस बात जान की कोई दो जोड़ी आंखें उसे देख रहा है। गुरु जो कोई अर्जेंट मीटिंग को अटेंड कर रहा था, वह दुआ को डॉग को इतने करीब लेते हुए देता है, और ऊपर से उसका वह प्यार से उसे डॉग को किस करना।
जिससे गुरु की आंखें ठंडी पड़ जाती है। वह गुस्से भरी नजरों से उसे सफेद कलर के डॉग को देखा है, जो बड़ी मासूमियत से दुआ के चेहरे को अपने टांग से लिक रहा था। यह देखकर तो गुरु का चेहरा और भी ज्यादा ठंड पड़ जाता है, और वही गुरु के ठंडे पड़े चेहरे को 3 इटालियन जो क्लाइंट्स वहां पर आए थे, वह देखकर डर जाते हैं। वह सभी इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए वहां पर आए थे, पर गुरु का ठंडा चेहरा और रूम का माहौल इतना ज्यादा डरावना महसूस करके वह सभी भूरा को देखते हैं, जो खुद भी परेशान था। वह गुरु को देखा है, फिर उन सभी इटालियन लाइन्स की तरफ देखकर एलिंकॉन्ट्रो ई फिनिटो पोटीट अंदरे टुट्टी देल रेस्टो पालरमो पियोटार्डी मीटिंग खत्म हो गई है, आप सब जा सकते हैं, बाकी बात हम बाद में करेंगे, कहते हुए उन सभी को जाने का इशारा कर देता है, जिससे वह तीनों ही अपनी जगह से खड़े होकर अपना सर हिलाकर वहां से चले जाते हैं। सभी को पता था गुरु कौन है, किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह गुरु को कुछ कह सकते थे, और वही गुरु को सोचकर अपना मोबाइल निकालकर किसी को कॉल लगा देता है। सामने से कॉल अटेंड होता है तो गुरु अपनी ठंडी आवाज में चेरी। यह सुनकर सुमित्रा जो दूसरी साइड थी, वह जल्दी से मोबाइल को दुआ के पास ले जाती है, और वही दुआ इस सब से अनजान सुमित्रा को अपने पास इतने हड़बड़ी में आते हुए देखकर हैरान हो जाती है। वह उन्हें देखते हैं कि सुमित्रा मोबाइल की तरफ इशारा कर देता है, जिससे दुआ अपना सर हिलाकर मोबाइल को अपने हाथों में लेकर गहरी सांस लेकर अपनी मासूम भरी आवाज में हेलो कौन सामने से गुरु दुआ के चेहरे को देखकर अपनी ठंडी आवाज में चेरी तुम हिम्मत कैसे कर सकती हूँ किसी और को खुद को छूने देने की, और उसे कुत्ते को तुमने अपने पास कैसे आने दिया? कहा था ना मुझे पसंद नहीं है कोई तुम्हारे पास आए, और यह तुम्हारे पास आकर तुम्हारे बेहद नजदीक जा रहा है। गुरु की ठंडी आवाज को सुनकर दुआ के पूरे बॉडी में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसके दिल की धड़कन लगती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, उसकी बॉडी पूरी तरह से ठंडे पसीने में भीग चुकी थी। उसकी रीढ़ की हड्डी तक कांप उठ चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह आप बोले। वह अपनी गोद में उसे प्यार से डॉग को देखते हैं, जो बहुत ही मासूमियत भरी आंखों से उसे देख रहा था। उसे देखकर दुआ जल्दी से अपने गले से आवाज निकालकर आप ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे, जैसे मैं किसी और कुछ होने दे रही हूँ, वैसे भी डॉग तो है और दुआ इतना ही कह पाए थे कि गुरु दुआ को रोकते हुए अपनी गहरी मगर ठंडी आवाज में ऐसे चेरी डोंट टेस्ट माई पेशेंट, मुझे पसंद नहीं है कि कोई भी तुम्हारे करीब आए, चाहे वह जानवर ही क्यों ना। कहते कहते वह शांत हो जाता है, पर अब दुआ में हिम्मत आ चुकी थी। वह एक गहरी सांस लेकर आपका कहना क्या मतलब है, आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? और वैसे भी वह सिर्फ एक डॉगी है, इंसान नहीं है। यहां पर तो आपने कोई इंसान रखा ही नहीं है जो मुझसे बात करें, और एक डॉगी है उससे भी आपको प्रॉब्लम है। मुझे समझ नहीं आ रहे हैं कि आपको मैं क्या कहूं। आपकी ही बीवी हूं, किसी और की नहीं, और एक डॉगी है, कोई इंसान नहीं है। तो आपने यह बातें छोड़ दीजिए, मतलब सच में आपका गुस्सा शायद बढ़ चुका है, या आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है। मुझे नहीं पता, पर अब बहुत ज्यादा और अजीब सोच रहे हैं, और मुझे लगता है इस समय आपको मुझसे बात नहीं करना चाहिए। जाकर आराम कीजिए, नहीं तो ठंडा पानी लीजिए, तब जाकर आपका दिमाग शांत हो जाएगा, और प्लीज मुझे परेशान मत कर दीजिए। कहते हुए बिना दुआ कुछ सोच कॉल को कट कर देती हैं, और वही उसको इतना बोलते हुए देखकर सुमित्रा भी हैरान हो चुकी थी। वह हैरानी से दुआ को देखते हैं, जिसने गुरु को कॉल कट कर दिया था। वह उसकी हिम्मत पर बस अपना सर झुकाना चाहती थी, और वह करती भी है ऐसा। वही दुआ अपने सीने पर हाथ रखकर एक गहरी सांस लेती है, फिर बड़ी मासूमियत से सुमित्रा की तरफ देखकर, वैसे मेरा पति तो कुछ कहेगा नहीं ना, मुझे आप ही बता दीजिए एक डॉग से क्या जलन
और क्या ऐसी अजीब सी बातें, मतलब क्या ही कहूँ। मैं एक पल के लिए ऐसा लगा कि मैं किसी लड़के के साथ हूँ। मेरा पति ना पागल हो चुका है। पता नहीं मैंने किस पागल से शादी कर लिया, करोड़ों आ रहा है। इतना बड़ा अंपायर खड़ा कर दिया तो दिमाग तो होना चाहिए, पर नहीं। इसका दिमाग आजकल कहाँ चला गया। मुझे लगता है वह एक्सीडेंट की वजह से इनका दिमाग भी कुछ काम नहीं कर रहा है। जल्दी से एक बार में घर जाओ। उसके बाद मैं दादाजी से अच्छे से उनकी कंप्लेंट करूंगी। बड़े आए मुझे डांटना वाले। यहाँ पर तो पूरा दिन मेरे पास रहते नहीं हैं। हर वक्त काम काम करते हैं। तुम मेरे लिए भी कोई तो चाहिए कि नहीं जो मेरे साथ खेल। इन्हें तो डॉग से भी परेशानी है। पता नहीं है किस किसी से परेशानी होने वाली है। कहते हुए गहरी सांस लेकर सुमित्रा की तरफ देखकर बच्चों वाली आवाज में, क्या आप मेरे लिए पानी और इसके लिए कुछ ला सकती, लगता है बहुत भूखा है, प्लीज आंटी। दुआ के ऐसे प्यार से चेहरे को देखकर सुमित्रा उसके कंधे पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए, आप इस घर की मैडम हो और यह हमारा काम है, ऐसे मत बोलिए। मैं इसके लिए और आपके लिए ठंडा पानी लाती हूँ। वैसे आप कुछ कहेंगे, मैं कुछ बनाओ। यह सुनकर दुआ बस अपना सरना में हिलाकर मुस्कुराहट देती है, जिससे सुमित्रा वहां से चली जाती हैं और दुआ फिर से उसे डॉग के साथ खेलने लगते हैं। इस बात से अनजान कि उसने किसी को गुस्सा दिला दिया है। वही गुरु जो इस समय स्क्रीन को अपनी ठंडी नजरों से देख रहा था, उसका चेहरा पूरी तरह से ठंड पड़ चुका था और वही भूरा पीछे खड़ा हैरानी से गुरु को देख रहा था। वह अपने मन में, पहली बार किसी ने हिम्मत की है वीआईपी के कॉल को कट करने की, वह भी मैडम ने किया। क्या हिम्मत है, मतलब सच में बॉस को टक्कर देने वाली वाइफ मिली है। पर बॉस का चेहरा देखो, कुछ समझ नहीं आ रहा है, वह शांत है। कहीं गुस्सा ना करते। एक तो मेरी मासूम सी मैडम, उन्हें तो पता भी नहीं है मेरे बॉस कितने शैतान है, भगवान बचा ले मेरी मैडम को। तभी गुरु के हंसने की आवाज सुनाई देती है, जिससे भूरा जाने से गुरु को देखा है। जो हंस रहा था वह उसे देखकर अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर लेता है। गुरु जोर जोर से हंसते हुए भूरा की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए, एक बात नहीं समझ में आ रही है भूरा, मेरे संगति में रहकर शेरनी बन सकती हैं या वह पहले से ही है। मेरी चेरी जो पहले मुझे आंख उठाकर बात नहीं करती थी, आज वह मेरा कॉल कट कर रही है, मुझसे गुस्से से बात कर रही है। यही चीज मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है। डर खत्म होने लगा है मेरी चेरी की आंखों में, पर गुस्सा बहुत दिलाते हैं और उससे ज्यादा प्यार भी तो करती है, प्यार भी तो करती है। कहते कहते वह बड़े अजीब तरह से मुस्कुराने लगता है। इस तरह की मुस्कुराहट को देखकर भूरा एक गहरी सांस लेता है। वह कुछ कहता नहीं है। गुरु अपनी आंखें बंद करके गुनगुनाने लगता है और वही उसे ऐसे गुनगुनाते हुए और बिना वजह मुस्कुराते हुए देखकर भूरा की हालत खराब होने लगती है। वो एक गहरी सांस लेकर वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ राणा पैलेस के अंदर कल्याणी सोफे पर बैठी हुई थी। चेहरे पर परेशानी थी। तभी वहां पर आ जाती है नीलिमा, जो परेशान से कल्याणी के कमरे में आ रही थी। कल्याणी के कमरे में आकर बस के साइड में बैठकर एक गहरी सांस लेकर, क्या हुआ, परेशान लग रहे हो? सब कुछ ठीक है कि पापा की कोई रिपोर्ट आई है? कल्याणी इस पर अपना सरना में हिलाकर एक गहरी सांस लेते हुए, नहीं बेटा, तुम्हारे पापा की कोई भी रिपोर्ट नहीं आई है। बस इस बात से परेशान हूं कि कब सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभिजीत से बात हुई है। उसने कहा है कि वह भूरा से बात करके गुरु के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने का, और तरुण से बात किया तो तरुण कुछ बोलने के लिए तैयारी नहीं है, गुस्सा कर रहा है। कादम्बरी ने भी उसे समझाया था, पर तुम तो जानती हूं तरुण को क्या हुआ है, क्या पता उसके अंदर कौन सा लालच का भूत चढ़ा है या लोगों के खाने में आ गया है, कुछ भी नहीं सुन रहा है।